Good evening, everybody. Am I audible? बोलिए, आवाज़ आ रहा है मेरा? यस सर, आ रहा है। ओके। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 9। ठीक है, 2 सेशन रखते हैं। ये आपका 5:30 से 7:30 एंड इसके बाद फिर 9:30 से और अराउंड 11 तक रहेंगे, तो आई थिंक कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो आज यूनिट 9 डिस्कस करेंगे और कल की क्लास में यूनिट 10। यूनिट 9 में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हर एक चैप्टर में उन सबको कवर किया जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो जाएंगे क्लास के अंदर। देखिए, यूनिट 1 से लेकर 5 तक तो हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी हमारा बचा है यूनिट 5 से लेकर 6 से लेकर 10 तक। इसमें से 9, 10 हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। कल डिस्कस हो जाएंगे 10 टुमारो क्लास में, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 9। ठीक है, फिर बचा आपका यूनिट 6 और 7 और 8। इसमें 8 का जो चैप्टर फर्स्ट है वो हम लोग डिस्कस किए थे कुछ दिन पहले ही, डिटेल में डिस्कस किए थे। तो और इसके अलावा यूनिट 7 के अंदर बहुत सारे स्कीम्स वगैरह हैं, प्रोग्राम पॉलिसी, वो आपको पढ़ना है। इन यूनिट के अंदर हमारा रिवीजन होगा कि आप जितना पढ़ के आएंगे, जो भी पढ़ेंगे उसमें जो डाउट होगा उसको कवर किया जाएगा। ओके, तो यूनिट 6, 7 और 8 का डाउट सेशन होगा, क्योंकि इसमें जो स्कीम्स है वो सब आपको पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे लॉ हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर इन क्लासरूम। तो उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें अगर किसी को डाउट है किसी पर्टिकुलर यूनिट में, कोई चैप्टर है, कोई यूनिट है, मतलब कोई भी आपका टॉपिक है यूनिट 6, 7 और 8 के अंदर, तो वो आप ग्रुप में शेयर करना, देन हम कंपाइल करके उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। सर, वो रिवीजन तो पूरा ही कर लिया है, बट 10-15 दिन हो गया। ठीक है, कैन यू प्लीज़ पार्डन सर व्हाट यू हैव सेड। हमने ये बोला है कि आज हम लोग यूनिट 9 डिस्कस करेंगे और कल के सेशन में यूनिट 10 डिस्कस होगा। बाकी के जो बचे यूनिट हैं 6, 7, 8, चूँकि ये यूनिट हम लोग कुछ दिन पहले डिस्कस किए थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और डिटेल में डिस्कस किए थे, राइट। तो उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया है। तो इन केस अगर आपको उसमें से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं ग्रुप में। मैं कंपाइल करके तीनों यूनिट का जो भी डाउट रहेंगे आपके, उन सबको कंपाइल करके मैं क्लास में डिस्कस करूँगा। तो ये डाउट बेस्ड सेशन होंगे। ये बाकी यूनिट 9, 10 हम लोग अभी कवर कर लेंगे आज कल में। ठीक है, तो जिनको भी जो डाउट है 6, 7, 8 में या किसी यूनिट के अंदर, वो सभी टॉपिक आप ग्रुप में डालते जाना। मैं इसको कवर कर लूँगा क्लास में और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बोलिए। यूनिट 9 में सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ। जितनी भी हेल्थ कंडीशंस हैं, मेंटल हेल्थ, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर और सिवियर मेंटल डिसऑर्डर, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी डिस्कस करेंगे। HRD, HRM, लेबर वेलफेयर। ठीक है, इसके अलावा और क्या है इसके अंदर, मतलब फिर जितने भी टॉपिक हैं वो सब कवर हो जाएंगे आज की क्लास के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ माने क्या? हेल्थ का मतलब क्या होता है? हियर दी WHO गिवन द डेफिनेशन कि देखिए, हेल्थ का इन जनरली हम लोग जो समझते हैं कि हेल्थ का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको किसी प्रकार की कोई डिजीज़ नहीं है, हम उसको ऐसे ही समझते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई डिजीज़ नहीं है, कोई इलनेस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई इन्फर्मिटी नहीं है, ओके, तो हम उसको मानते हैं कि वो व्यक्ति हेल्दी है। ओके, लेकिन जो डेफिनेशन दी गई है WHO की, उसमें मेंशन किया गया है कि हो सकता है कि व्यक्ति
को किसी प्रकार का कोई डिजीज़ ना हो, इन्फर्मिटी ना हो, उसके बाद भी वो अनहेल्दी हो सकता है। तो हेल्दी का केवल मतलब डिजीज़ फ्री या इलनेस फ्री या सिकनेस फ्री नहीं होता है। हेल्दी का मतलब होता है कि कंप्लीटली वेलबींग। कंप्लीट वेलबींग का मतलब होता है कि सभी डायमेंशंस में, और फिजिकल वेलबींग होना चाहिए, फिजिकली ठीक हो, मेंटली ठीक हो, और साथ ही साथ सोशली। फिजिकली का मतलब होता है कि किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल इशू ना हो, फिट हो अच्छी तरीके से, ओके, कोई डिजीज़ ना हो। तो ये फिजिकल फिटनेस में आ गया। दूसरा आ गया मेंटल हेल्थ के अंदर आ जाता है कि इमोशनली स्ट्रांग हो, साइकोलॉजिकली ठीक हो, कॉग्निटिव मस्तिष्क उसका सही से काम कर रहा हो, जो भी फंक्शंस है वो उसको सही से परफॉर्म कर पा रहा हो, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, स्ट्रेस से कोप अप करना, या कोई भी चैलेंज आता है डे टू डे लाइफ को, उसको कैसे हैंडल कर पा रहा है, वो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी को दर्शाता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है मेंटली। और सोशली मतलब होता है कि बेहतर तरीके से डिफरेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, लोगों से बेहतर रिश्ते बनाना, सोशल इंटरेक्शन बनाए रखना, ठीक है, बेहतर रिलेशन बिल्डअप करना। तो ये दिखाता है कि सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग तीनों के तीनों पैरामीटर पे वो खरा उतर रहा है। तो हेल्थ का मतलब केवल ये नहीं है कि किसी को उसको कोई डिजीज़ या सिकनेस, कोई इलनेस नहीं है। हेल्थ का मतलब होता है कि बाकी जो कंपोनेंट है वेलबींग के वो भी सही होने चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और सोशली सही होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे द पर्सन इज़ हेल्दी। सो दिस हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ complete well-being, including the physical dimensions, mental और socially well-being. Clear? नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ। अभी हमने हेल्थ के बारे में डिस्कस किया था, इसमें सब कुछ आ गया। मेंटल हेल्थ में हमारा फोकस केवल मेंटल एस्पेक्ट पे रहेगा। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है? अब किस व्यक्ति को बोलेंगे कि मेंटली व्यक्ति सही है, हेल्दी है? जब कोई भी व्यक्ति उसके अंदर जो पोटेंशियल है, उसके अंदर जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसको सही रूप से, पूर्ण रूप से उसका यूटिलाइज़ कर पाता है, उसका यूज़ कर पाता है अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। जो भी डेली लाइफ में स्ट्रेस आता है, एंजाइटी होती है, उसको वो कोप अप कर पाए सही तरीके से। और जो भी काम कर रहा है, जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसको पढ़ाई करना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति जॉब करता है तो वो जो काम है उसको करना। तो अपने डे टू डे लाइफ के जो वर्क हैं उसको फ्रूटफुली और प्रोडक्टिवली काम करे, और साथ ही साथ अपनी जो लाइफ के जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कोई काम है, कोई वर्क है, उसको सही से सॉल्व कर पाए, और साथ ही साथ अपना जो पोटेंशियल है, जो उसकी क्षमता है, उसको सही से यूज़ कर पाए, तभी उसको हम बोलेंगे मेंटली हेल्दी पर्सन। तो मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ वेलबींग, जहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन दैट कैन रियलाइज देयर पोटेंशियल, उसके अंदर जो भी क्षमता है, जो पोटेंशियल है उसका यूटिलाइज कर पाए, और साथ ही साथ अपना वर्क जो है, जो भी वर्क है, इट कुड बी स्टडी और एनी काइंड ऑफ जॉब, वो प्रोडक्टिव हो, उसको भी सही से परफॉर्म कर पा रहा है और फ्रूटफुल भी हो। ओके, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने फैमिली के लिए, या अपने लिए खुद कंट्रीब्यूट कर पाए, उसको बोलेंगे मेंटली हेल्दी पर्सन, मेंटल हेल्थ स्टेट। तो ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर व्यक्ति अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाता है, अपनी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए, अपनी फैमिली या जो पूरी सोसाइटी है उसके लिए कंट्रीब्यूट करना, और साथ ही साथ जो वर्क है उसको कंप्लीट कर पाना। दैट इज़ अ मेंटल हेल्थ स्टेट। क्लियर? बताइए। नाउ मेंटल इल हेल्थ, मेंटल इल हेल्थ। मेंटल इल हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हेल्दी पर्सन अगर है, मेंटली हेल्दी ठीक है, मतलब एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर ओवरऑल वेलबींग उसकी ठीक है, सब काम कर पा रहा है, समस्याओं को एड्रेस कर पा रहा है, वर्क कर पा रहा है, ये हमारा कहलाएगा मेंटल हेल्थ कंडीशंस। लेकिन अगर वो बीमार है, इल है, मेंटली इल पर्सन है, इसका मतलब है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होंगी, ये सभी की सभी प्रॉब्लम व्यक्ति को कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेंगी ये सभी एक्टिविटी करने में, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया। इन सभी चीज़ों में अगर किसी प्रकार से कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम्स अराइज होती है या इंटरफेयर क्रिएट होता है, व्यक्ति का जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, उसकी जो सोशल फंक्शनिंग है, उसकी जो इमोशनल एबिलिटी है, उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, तो उसको हम बोलेंगे मेंटल
मेंटल इल हेल्थ। समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं दैट कैन बी माइल्ड और दैट कैन बी वेरी सीवियर कंडीशन हो सकती है। ओके तो वो जो सिम्टम्स होते हैं, समस्याएं होती हैं जो ब्रॉड या इसको बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ द प्रॉब्लम्स, दैट इज़ क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल पर्सन। उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, क्षमता है सोचने की, समझने की, लर्न करने की, मेमोराइज करने की, या जो सोशल एबिलिटी है, ओके बेहतर रिश्ते बनाने की, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की, बातचीत करने की, या जो इमोशनल कैपेबिलिटी है उसकी, कि चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाएगा, इमोशनली कैसे स्ट्रांग है वो। तो अगर उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस क्रिएट होता है कुछ समस्याओं के माध्यम से, कुछ प्रॉब्लम के माध्यम से, तो उसको हम बोलते हैं मेंटली इल हेल्थ। ओके तो मेंटल इल हेल्थ दो प्रकार की हो सकती है, जैसे मैंने बताया, या तो माइल्ड होगी या फिर सीवियर कंडीशन हो सकती है। एक तो होता है आपका कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर बोले या सिंपल इलनेस बोले, एक ही बात है। दूसरा होता है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। अब इन दोनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और उसको कैसे एड्रेस करेंगे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर के अंदर और सीवियर मेंटल डिसऑर्डर के अंदर। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल इल हेल्थ क्या है, और किस प्रकार से मेंटल हेल्थ जो है अफेक्टेड होती है बाय द मल्टीपल प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से व्यक्ति अपनी जो उसकी जो एबिलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटी या सोशल एबिलिटी या इमोशनल एबिलिटी, उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता। बताइए। ओके तो पहला जो टाइप है दैट इज़ द कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके कॉमन मेंटल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ये जो डिसऑर्डर है, ये जो इलनेस है, ये जो थोड़ी बहुत मतलब बीमारी है या प्रॉब्लम है, ये जनरली आम जनता में पाई जाती है, जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है, हम सभी में इस प्रकार की ये जो डिसऑर्डर है ये पाया जा सकता है। ओके इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, दैट इज prevalent to the general population। ओके जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी है, ये तो किसी को भी हो जाता है, होता ही होता है कभी कभी। तो ये आम जनता में पाया जाता है, आम जनता को हो सकता है, कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के, हम कुछ काम कर रहे होते हैं उसमें स्ट्रेस होता है, या कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है अगर कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं। तो ये डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं, बट इनका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है हमारी लाइफ पर, जो मैंने पहले बताया कि इलनेस तभी होगी जब इन सभी की वजह से हमारी जो लाइफ है, हमारी जो एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तब हम उसको बोलेंगे सीवियर कंडीशंस। बट इन जनरली माइल्ड कंडीशन क्या होता है कि एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, फिर बाद में नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए दैट इज़ वेरी प्रेवलेंट टू द जनरल पॉपुलेशन व्हेन वी कंपेयर टू द अदर मेंटल डिसऑर्डर। ओके तो फर्स्ट वन दैट इज द डिप्रेशन। लेकिन अगर डिप्रेशन बहुत परसिस्टेंस लगातार है, लंबे समय तक 1 साल 2 साल 3 साल और लंबे टाइम तक रहता है, तो फिर वो आपका सीवियर कंडीशन में आएगा। बट इन जनरली ये जो डिप्रेशन है ये हमारा मूड डिसऑर्डर होता है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं कि व्यक्ति जो दुखी होगा, सैडनेस, एंजाइटी अगर होगी, अकेलापन महसूस होता है, या चीज़ों में, अब मैं इसको लिखूंगा नहीं, बोल देता हूँ, वैसे उसमें नोट्स में रहेगा, जब व्यक्ति को मतलब अकेलापन महसूस होता है, या चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है, बहुत कम लो एनर्जी फील कर रहा होता है, या जैसे पढ़ाई करना है तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं मिलता है क्योंकि डिप्रेस पर्सन है, ठीक है। इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं वो डिप्रेशन के होते हैं। बहुत ज़्यादा इरिटेशन आता है कभी कभी, ओके, एक होपलेसनेस की भावना रहती है, तो डिप्रेस व्यक्ति जो होगा उसमें ये सिम्टम्स नज़र आएंगे, गिल्ट की भावना होगी, सैडनेस की भावना होगी, खालीपन ऐसा लगता है, दैट इज ए डिप्रेशन। ट्रीटमेंट करने के लिए वही जो थेरेपी हम लोग डिस्कस किए थे, CBT है, क्योंकि विचारों को बदलना है, चेंज करना है नेगेटिव, तो CBT यूज कर सकते हैं, या मेडिकेशन है, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर लीजिए। जैसे अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, खाना पीना ठीक रखते हैं, सोते हैं टाइम से उठते हैं,
तो कहीं ना कहीं ये जो डिप्रेशन है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है. सो दीज आर सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. ओके, लाइफ स्टाइल इम्प्रूव कर सकते हैं मेडिकेशन के माध्यम से, या फिर CBT है और बाकी डिफरेंट थेरेपी है, उनका यूज़ करके डिप्रेशन ठीक कर सकते हैं. नेक्स्ट है एंजाइटी डिसऑर्डर. एंजाइटी डिसऑर्डर अगर है तो कैसे पता चलेगा? बेसिकली बहुत ज़्यादा डर जो होता है ना, फियर है, किसी चीज़ की चिंता हो रही है, जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने जाना है, एग्ज़ाम से पहले एंजाइटी होती है, सभी को होती है. बट अगर एक लिमिटेड है तो मतलब कुछ समय के लिए तो समझ में आता है कि बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम है, हम सभी इंसान हैं, तो एंजाइटी हो सकती है, थोड़ा फियर हो सकता है, चिंता हो सकती है. लेकिन अगर लगातार रहे, परसिस्टेंस रहे, लंबे समय तक रहे, तो फिर वो एक सीवियर कंडीशन हो सकती है. दैट इज़ एंजाइटी डिसऑर्डर. ओके, तो लगातार चिंता होना किसी भी चीज़ को लेकर के, रेस्टलेसनेस फील करना, या फिर वही एक जगह ध्यान नहीं लगता है, कंसंट्रेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है, इरिटेशन होता है. ठीक है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है. स्लीप डिस्टर्ब इसमें भी हो जाती है, डिप्रेशन के अंदर भी स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है. ओके, एंजाइटी भी कई प्रकार की होती है. एक होती है जनरलाइज एंजाइटी, जिसको बोलते हैं GAD. GAD का मतलब है, जनरलाइज का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चिंता है. जैसे एज ए स्टूडेंट आपको चिंता केवल एग्जाम की होगी, लेकिन अगर किसी को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसको बाकी चीज़ों में भी एंजाइटी होती है. हर चीज़ को लेकर के वो बरी होता है, चिंता होता है. वैरायटी ऑफ फैक्टर्स होते हैं. एक होता है आपका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. ओके, तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि व्यक्ति को सोशल सिचुएशन में डिफ़िकल्टी होती है, उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस फियर होगा, चिंता होगी इन अ वेरी सोशल सिचुएशंस, सोशल सेटिंग्स. एक होता है पैनिक डिसऑर्डर. पैनिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि अचानक से अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स आते हैं, वो हम इसी एंजाइटी में ले सकते हैं. या किसी चीज़ का फोबिया होता है, किसी स्पेसिफिक चीज़ से डर लगना, किसी ऑब्जेक्ट से, या किसी लोकेशन से, या किसी इवेंट से, तो वो उसकी वजह से फोबिया डेवलप होता है. कि कोई भी, अगेन इसके लिए भी वही जो थेरेपी है, CBT है, ठीक है, मेडिकेशन है, रिलैक्सेशन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फियर है, डर है, चिंता है. तो माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के माध्यम से, ब्रीदिंग के माध्यम से, योगा सेशन के माध्यम से इस ट्रीटमेंट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? जो फोबिक डिसऑर्डर है, फोबिक में मल्टीपल टाइप के डिसऑर्डर होते हैं. देखिए, फोबिया का मतलब होता है कि काइंड ऑफ इरेशनल फियर होता है, किसी भी चीज़ का, किसी जगह का, किसी प्लेस का एक ऐसा फियर जिसकी वजह से हम उसको अवॉइड करते हैं. ठीक है, सो इज द काइंड ऑफ फियर एंड दैट इज़ वेरी इरेशनल. ठीक है, बेवजह ही डर होता है, फियर होता है. सो वी ट्राई टू ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ आइटम, ऑब्जेक्ट, प्लेस और एनी सिचुएशन, तो उसको हम अवॉइड करते हैं. जैसे किसी को सोशल एंजाइटी है तो जनरली वो अवॉइड करेगा बाहर जाने में, अकेले रहना पसंद करेगा, घर में रहना पसंद करेगा. जिसको क्राउड में, भीड़ में जाने से डर लगता है, या पब्लिक प्लेस पर, ओके, या पब्लिक में स्टेज पे खड़े होकर बोलने में फियर होता है, डर होता है. तो दीज आर द कम अंडर द फोबिक, सोशल फोबिक कंडीशंस. इसमें भी आपकी कैटेगरी होती है, जैसे कि आपका एगोराफोबिया, दिस इज द फियर ऑफ सिचुएशन. ओके, ऐसे लोग जिनको एगोराफोबिया होता है और बहुत ज़्यादा अगर कंडीशंस बहुत सीवियर है, तो वो लोग जनरली अपने आप को घर में बाहर नहीं निकलते, घर में ही रहते हैं. घर में ही वो काइंड ऑफ बोल सकते हैं कम्प्लीटली हाउस बाउंड हो जाते हैं, घर में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, या उनको पसंद नहीं है मिलना जुलना लोगों से. तो ये दैट इज़ कॉल्ड एगोराफोबिया. दूसरा स्पेसिफिक फोबिया होते हैं. इस स्पेसिफिक में जैसे फॉर एग्जांपल एक्रोफोबिया हो गया, दैट इज़ अ हाइट. कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग बहुत
जैसे 10-12 मंजिल है तो ऊपर जाने में डर लगता है, या पहाड़ पे जाने में डर लगता है, ठीक है, तो वो हाइट का डर लगता है किसी किसी को। और होता है आपका एग्लोफोबिया, फियर ऑफ पेन, ठीक है। नेक्स्ट एलिरोफोबिया, सो द फियर ऑफ कलर, रेड कलर। इसी प्रकार से मल्टीपल और कई प्रकार के फेवर हो सकते हैं। पेन फोबिया होता है। पेन फोबिया मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों से डर लगना। सोशल फोबिया जो मैंने आपको बताया कि जब किसी व्यक्ति को लगातार एक स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंस फियर होता है, डर होता है, जब अगर वो, इसलिए व्यक्ति कभी कभी अपने आप को किसी सिचुएशन में, किसी जगह में अपने आप को वहाँ से जाने से डरता है या अवॉइड करता है, नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसका ऐसा लगता है कि शायद लोग उसको ह्यूमिलेट करेंगे या उसको एम्बेरस फील कराएंगे, तो उस डर के चक्कर में व्यक्ति अवॉइड करता है जाना। तो ये तो एक काइंड ऑफ जो मैंने बताया कि फियर है, जो कि इरेशनल है, इसका कोई सच्चाई से लेना देना है नहीं, बट फिर भी एक इरेशनल फियर रहता है व्यक्ति को। सोशल फोबिया, ओके, सोशल फोबिया के अंदर दो प्रकार का होता है। एक तो है सिंपली जनरलाइज्ड। जनरलाइज का मतलब होता है कि सभी प्रकार के इंटरेक्शन से, और जो नॉन जनरलाइज है कि मतलब स्पेसिफिक होगा। कोई पब्लिक सिचुएशन है, जैसे कि बोलना है, स्टेज पे खड़े को बोलना है या फिर स्टेज पे परफॉर्म करना है, तो उससे डर लगना सोशल फोबिया के अंदर आता है। दैट इज़ वेरी नॉन जनरलाइज्ड। जनरलाइज का मतलब होता है सभी प्रकार के इंटरेक्शन, कोई भी सोशल इंटरेक्शन हो रहा हो, जहाँ पे मिलना हो, बात करना हो, इंटरेक्शन करना हो, लोगों के साथ में जाना हो, भीड़ में जाना हो, तो सभी प्रकार के जो इंटरेक्शन हो रहे होते हैं उसको सोशल फोबिया बोलते हैं। सॉरी, जनरलाइज्ड, जनरलाइज टाइप बोलते हैं। एलिरोफोबिया, फियर ऑफ कैट। जी हाँ, और भी हो सकते हैं, मतलब ये तो कुछ लिमिटेड यहाँ पे लिखे हैं, मैंने बता दिए हैं, बट देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोबिया। सो दिस इज द सोशल फोबिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? वी हैव डिस्कस अबाउट द फोबिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। क्या क्या होता है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर? सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, हेडेक होना। देखिए हेडेक, हाँ ठीक है। बेसिकली सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में क्या होता है कि लगातार जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, ऐसा लगता है कि कुछ है, जैसे कि हेडेक है, ये भी ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स नज़र आते हैं, लेकिन दे डोंट हैव एनी फिजिकल बेसिस। फीलिंग ऑफ प्रॉब्लम बट इट डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अब उनको पता है कि सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाना है, तो उनको फिर पेट में दर्द करेगा, हेडेक होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इस प्रकार से जो इमोशनल डिस्ट्रेस डेवलप होता है, तो फिजिकल पेन है, पेट में दर्द है, हेडेक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये जो जनरली हमारा सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में आता है, ठीक है। दैट डज नॉट अफेक्ट सो मच एनी वन ओवरऑल जो फंक्शनिंग है। जैसे बच्चा है, वो स्कूल नहीं जाएगा तो ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए उसको डर लगता है, फिर होता है, पेन हो रहा होता है, पेट में दर्द हो रहा होता है, फिर ठीक हो जाता है। सो ओवरऑल फंक्शनिंग ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर। लेकिन अगर ज़्यादा है, कंडीशंस मतलब ऐसी है कि जहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा है उसके बारे में, बार बार सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर वो कंडीशंस सीवियर कंडीशन में आ जाती है, तो उसको समझते हैं। ओके, अगर इन सिम्टम्स के बारे में हम बार बार सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो सोशल हमारी प्रोफेशनल फंक्शनिंग है, जैसे कि जो काम कर रहे हैं आप, कहीं पे जॉब करते हैं, तो बार बार जब उसी के बारे में सोचोगे तो डिसफंक्शनिंग होगी, या फैमिली डिसफंक्शनिंग होती है, या सोशल डिसफंक्शनिंग होती है, तो कई प्रकार से डिसफंक्शनिंग हो सकती है। तो ये जो फिजिकल सिम्टम्स है, या जो बोल सकते हैं कि मल्टीपल फिजिकल एस्पेक्ट नज़र आते हैं, पेन होना या और बाकी जो इश्यू है, फटिगनेस होना, ये सभी होते हैं।
द फर्स्ट वन इज द सोमेटाइजेशन. व्हाट इज सोमेटाइजेशन? एक है आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस, इसको बोलते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. सोमेटाइजेशन मतलब क्या? जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकल सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं. मल्टीपल ऐसा लगता है पेन है या कुछ भी है, प्रॉब्लम है, बट उसका जो फिजिकल सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते. फिजिकल बेसिस नहीं होता है, ठीक है, होता है बट बहुत ही वाग होता है. बट बोल सकते हैं उसको सोमेटाइजेशन बोल सकते हैं. अगर उसका टेस्ट किया जाए, मेडिकल टेस्ट किया जाए, तो कुछ निकलेगा नहीं. लेकिन फिजिकल कंप्लेन होती है, मतलब पेन होता है, प्रॉब्लम होती है, बट उसका कोई बेसिस नहीं होता है. अगर उसको देखा जाए, उसको चेक किया जाए, तो कुछ निकलेगा नहीं. दैट इज़ सिंपल. तो ऐसे लोग जिनको सोमेटाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, वो जनरली बार बार डॉक्टर को विजिट करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर से बातचीत करते हैं, उनसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उस समस्या का. लेकिन समस्या चूँकि है नहीं, बार बार सोच रहे हैं, इसलिए वजह से हो रहा है. तो उसकी ओवरऑल जो लाइफ होती है व्यक्ति की, इम्पैक्ट होती है, इफेक्ट होती है. जैसे जॉब कर रहा है तो उसको वहाँ डिफिकल्टी होगी, वर्क है या फैमिली लाइफ है या सोशल लाइफ है, वो कहीं ना कहीं उसमें एक काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट आएगा, डिफ़िकल्टी आएगी. सो काइंड ऑफ डिसफंक्शनिंग डेवलप होती है सोमेटाइजेशन की वजह से. ठीक है, लगातार पेन होना इस तरीके से, या फटीगनेस बोल सकते हैं, या डाइजेस्टिव इशू है. तो ये सब इस प्रकार के एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं सोमेटाइजेशन में होते हैं. बट इनका कोई फिजिकल बेसिस नहीं होता है. बट अगेन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, बार बार वो डॉक्टर विजिट करते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो उनकी लाइफ भी अफेक्ट होती है. दूसरा है हाइपोकॉन्ड्रियासिस. हाइपोकॉन्ड्रियासिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब व्यक्ति किसी भी इश्यू के बारे में बार बार सोचता है, उसको लगता है कोई बहुत बड़ी, कोई सीरियस इलनेस व्यक्ति को हो गई है, दिस काइंड ऑफ फियर. थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया है. फियर ऑफ हैविंग एनी काइंड ऑफ वेरी स्पेसिफिक सीरियस इलनेस. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का हेडेक है ना, तो जिनको ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस है तो उनको बहुत डर लगेगा. मतलब ये है कि एंजाइटी उनको बहुत ज़्यादा होगी, तो उनको लगता है शायद उनको कोई ब्रेन में कुछ हो गया है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है या कुछ हो गया है. इस प्रकार से वो उस छोटे से प्रॉब्लम को बड़ा चढ़ा करके देख रहे होते हैं और उसको बहुत ही सीरियस इलनेस समझ रहे होते हैं. ओके, बट उसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं, बट लेकिन फियर बहुत है, मतलब इंटेंस फियर होता है, इंटेंस एंजाइटी होती है अबाउट द हेल्थ. इंटेंस एंजाइटी अबाउट हेल्थ. ऐसे लोग जिनको इस प्रकार से एंजाइटी होती है बार बार, तो डॉक्टर को विजिट करते हैं बार बार. कभी कभी डॉक्टर को विजिट करेंगे, कभी कभी नहीं विजिट करते, अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है, फियर होता है. दैट इज़ कॉल्ड हेल्थ एंजाइटी. तो ऑफकोर्स इससे डेली लाइफ अफेक्ट होगी. जैसे कि उनको लगता है कि अगर सिर में कुछ है तो उनको हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है, या कैंसर हो गया है, या और कुछ है, हार्ट डिजीज़ हो गई है, या कोई सीरियस इलनेस हो गई है. तो ऐसे लोग जो कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस शिकार है या इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो उनको इस प्रकार से हेल्थ एंजाइटी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होती है, बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं सीरियस इलनेस को लेकर के. इवन इलनेस छोटी मोटी हो सकती है, और जैसे पेट में दर्द हो सकता है या कुछ भी हो सकता है थोड़ा बहुत, बट उसको लेकर के लोग ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक सीरियस इलनेस को समझते हैं. दैट इज ए हाइपोकॉन्ड्रियासिस, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. समझ में आ रहा है? तो आपका जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, इसमें व्यक्ति अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन दे रहा होता है, उसको जैसा लग रहा होता है वो खुद सोच रहा होता है उसके बारे में. जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस हैं या छोटा मोटा फिजिकल सिम्टम्स है, उसको लेकर के बार बार वो सोचेगा. खुद की अपनी जो इंटरप्रिटेशन है उसको लेकर के वो सोचता रहेगा, तो सीरियस डिजीज़ जो है कहीं ना कहीं नज़र आती है. तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं हेल्थ एंजाइटी. क्लियर? दोनों क्लियर हैं? सोमेटाइजेशन मतलब बोल सकते हैं कि माइल्ड लेवल होता है, और जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस है वो एक सीवियर कंडीशंस होती है, जहाँ पर व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी डिजीज़ समझता है.
ग्रीफ एंड बेरियरमेंट, इसका मतलब क्या होता है? एनीवन? ग्रीफ मतलब तो बेसिकली होता है दुख। तो इसमें ये कह रहा है कि जैसे किसी का कोई लव्ड वन चला जाता है, किसी की डेथ हो जाती है कुछ, तो इंसान बहुत ग्रीफ में रहता है, बहुत दुख में होता है। एंड उस दुख की वजह से उस इंसान को एंजाइटी हो रही होती है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो हर टाइम सैड रहता है, एनर्जी लो रहती है, ये सब। ओके, ठीक है। देखिए, बेरीमेंट काउंसलिंग उसको बोलते हैं, या बेरीमेंट बोल रहे हैं, मतलब जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है क्लोज वन की, तो उस टाइम पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुख होगा, उसकी जो फीलिंग होंगी या जो भी एसोसिएट बिहेवियर होगा, जैसे कि रोना या चिल्लाना या कुछ भी करना, सैड होना, दुखी होना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डेथ। ओके, तो ऐसे लोगों को बेरीमेंट काउंसलिंग दी जाती है इसके माध्यम से, जिसको हिंदी में बोलते हैं शोक परामर्श। जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको शोक परामर्श के माध्यम से उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, इमीडिएट या बोल सकते हैं टेम्परेरी बेसिस काउंसलिंग दी जाती है कि व्यक्ति उससे उभर के बाहर आए, उस प्रॉब्लम से, या बोल सकते हैं कि जो ग्रीफ है, शोक है, उससे बाहर निकले। दैट इज़ अ ग्रीफ एंड बेरीमेंट। नेक्स्ट है PTSD। PTSD क्या है? ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जैसे कि नाम में लिखा है पोस्ट ट्रॉमेटिक, कोई भी ट्रॉमेटिक घटना है, ओके, उससे स्ट्रेस डेवलप होता है, देन दैट कन्वर्ट इनटू डिसऑर्डर। कब होगा? आफ्टर घटना, पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट घटने के बाद। ओके, जब भी कोई व्यक्ति कोई भी उसके लाइफ में कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट घट जाता है, समबडी इज एक्सपीरियंसिंग, और या तो एक्सपीरियंस कर रहा है या उसको विटनेस है या उसने देख लिया, या इस प्रकार से, इफ समबडी इज विटनेस्ड एनी ट्रॉमेटिक इवेंट और एनी घटना, तो एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं PTSD। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअल असल्ट, या कहीं पर बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है तो लोगों की डेथ हो जाती है, तो नेचुरल डिजास्टर जो है, अगर लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं या उसके विटनेस्ड होते हैं या उनके सामने किसी की डेथ हो गई, ओके, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहेगी, धीरे धीरे करके वो स्ट्रेस ट्रॉमा जो डेवलप होगा और धीरे धीरे करके वो एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। या कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो समबडी इज विटनेस और समबडी, या उसमें उसका खुद का अनुभव है, जैसे किसी कभी कभी क्या होता है कि कोई ड्राइवर है, ठीक है, अब किसी की डेथ हो गई, तो उसको जो ड्राइवर रहता है उसको हमेशा रहेगा इस चीज़ को कि उसकी वजह से शायद डेथ हुई है, इतने लोगों की जान चली गई है, तो वो बार बार उसके बारे में उसके बारे में सोचेगा, तो PTSD डेवलप होता है, इस प्रकार का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। इफ़ समबडी इज एक्सपीरियंसिंग और विटनेसिंग एनी काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट, तो 1 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में धीरे धीरे करके PTSD डेवलप होता है। या कोई भी लाइफ में ऐसी कोई घटना घट जाती है, कोई सिचुएशन हो जाती है। हाँ, पूछिए। सर, इसमें लव्ड वन की डेथ को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या? हाँ, जैसे ग्रीफ में था। नहीं, लव्ड वन के नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें कारण नहीं होता है ना। जैसे कि लव्ड वन की डेथ हुई है, अगर किसी कारणवश हुई है ना, तो उसको कंसिडर कर सकते हैं इसके अंदर PTSD। जैसे या तो व्यक्ति खुद उसमें, जैसे उस विटनेस किसी वजह से हुआ हो, तब जनरली PTSD आता है। क्योंकि ट्रॉमा क्यों आएगा? ट्रॉमा का मतलब होता है कि कुछ ऐसी घटना घट गई जो व्यक्ति उसको कोप अप नहीं कर पा रहा है ना। और जैसे कि किसी की नेचुरल डेथ हुई है, तो पता है कि डेथ हुई है, चूँकि वो व्यक्ति अपना है, इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी व्यक्ति होता है, या काउंसलिंग करनी होती है, या उसको हम गरीब बोल रहे होते हैं। तो किसी की नेचुरल डेथ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो दैट इज़ नेचुरल फिनोमेना, बिकॉज व्यक्ति अपना था इसलिए वो दुख हो रहा है, इसलिए उसको PTSD में कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है व्यक्ति अपना ना हो, लेकिन आप विटनेस हैं उस इवेंट के, जो इवेंट बहुत ही भयावह या ऐसी कुछ घटना हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर आपको वो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है, ठीक है, तब PTSD डेवलप होता है। तो हो सकता है किसी व्यक्ति की डेथ होने से भी हो सकता है, बट इन जनरली वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि पता है कि डेथ हो गई है, कुछ हो नहीं सकता है,
आफ्टर सम टाइम्स पीपल रियलाइज, देन वो नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन अगर लाइफ में ऐसी कोई घटना हो जाती है जैसे सेक्सुअल असॉल्ट का केस है या कोई फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ का केस हुआ, तो व्यक्ति जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है या जो विटनेस होता है वो उस चीज़ को लेके जी रहा होता है लंबे समय तक, तो वो हमेशा उसके दिमाग में रहेगा। ठीक है, इस वजह से फिर पीटीएसडी डेवलप होता है। किसी का सीरियस एक्सीडेंट हो गया या किसकी वजह से हो गया तो उसके दिमाग में रहेगा हमेशा, वो सोचता रहेगा कि मेरी वजह से ऐसा हो गया है। या कोई व्यक्ति खुद विक्टिम हो जाता है, ठीक है, जैसे रेप केस है, तो उसमें जो भी महिला होगी वो हमेशा उसको लेकर के सोचेगी तो पीटीएसडी क्रिएट होगा, डेवलप होगा। जैसे कोई टेररिज्म का शिकार है, ओके, अभी जैसे अटैक हुआ था तो वहाँ पर जितने भी लोग थे जो अफेक्टेड हैं या जिनकी फैमिली मेम्बर चले गए, डेथ हो गई है, तो वो लोग के अंदर पीटीएसडी डेवलप हो सकता है। तो ऐसे केसेस में होता है। अच्छा, तो मतलब सर कह सकते हैं कि या तो मतलब पर्सनली एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर एकदम ही आई विटनेस होना चाहिए, समहाउ मतलब बहुत ही वो इशू से इन्वॉल्व होना चाहिए। Yes. तो पीटीएसडी होता है। हाँ हाँ और अगर किसी का नेचुरली हुआ तो फिर वो बस ग्रीफ हुआ, है हाँ, ना? पीटीएसडी उस केस में वो डेवलप हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा उसको लेकर के जिएगा, उस चीज़ को सोचेगा बार बार, तो फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो स्ट्रेस ही है ना, स्ट्रेस तो वैसे भी हो सकता है, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसको लेकर के दुख रहता है। अब वो स्ट्रेस कब बनेगा, वो तभी बन सकता है जब व्यक्ति की वजह से हुआ हो या व्यक्ति उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो या कोई ऐसा घटना घट गई हो जिसमें उसको लग रहा हो, तब वो स्ट्रेस बढ़ता है। क्योंकि व्यक्ति की डेथ होती है तो हम दुखी होते हैं, धीरे धीरे करके वो जो दुख है कम होने लगता है। बट ऐसे केसेस जहाँ पर कोई घटना घट जाती है जिसमें व्यक्ति खुद है या वो अफेक्टेड है या उसकी वजह से कोई अफेक्टेड है या ऐसी घटना घट गई जिससे उसको लग रहा है बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो गए, तो अंदर मन में उसको बुरा लगता है या इस वजह से धीरे धीरे करके ये जो पीटीएसडी डेवलप होता है। ओके सर। ओके, तो अगर पीटीएसडी डेवलप होगा तो फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचेगा या उसके बारे में सपने आएंगे, या जो फ्लैशबैक होता है, जैसे कोई घटना घट गई है, आप वहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, तो आप वहाँ से चले गए, बट आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर आप वहाँ विजिट किए, तो जो फ्लैशबैक में आप जा कर के दोबारा उस इवेंट को सोचेंगे बार बार, तो ये सिम्टम्स वहाँ पर नज़र आते हैं, या फिर उसको लेकर के सपने आ रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा इस प्रकार के थॉट्स या मेमोरी जो कि बहुत डिस्ट्रेसफुल होती है उसके बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो सिम्टम्स होते हैं पीटीएसडी के। ये बार बार फ्लैशबैक आता है, ठीक है। अगेन इसको ट्रीटमेंट करने के लिए वही कई प्रकार की थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, सीबीटी है, या जो जिसमें हम नेगेटिव थॉट पैटर्न को कहीं ना कहीं उसको आइडेंटिफाई करके चेंज कर रहे होते हैं, एक्सपोजर थेरेपी है, और कई प्रकार की थेरेपी होती है। इससे जो ट्रोमेटिक मेमोरीज हैं उनसे व्यक्ति को निकाल रहे होते हैं, बाहर कर रहे होते हैं, सो दैट के व्यक्ति ठीक हो पाए। ओके, नाउ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन दी चिल्ड्रन। पहला एसडी का फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो पता होना चाहिए आपको। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, दिस अ काइंड ऑफ न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ऐसे बच्चे जिनको एएसडी है, तो उनको, ऐसे छोटे बच्चे होंगे तो उनको मतलब स्पेशली ये जन्म से लेकर 3 साल के बीच में एएसडी हो जाता है। जिन बच्चों को एएसडी है तो उनके सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे, उनको सोशल इंटरेक्शन करने में डिफ़िकल्टी होती है, ओके, बोलने में डिफ़िकल्टी होती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं सही से, आप उनसे बात करेंगे तो इधर उधर देखते हैं, एक फियर होता है, उनको डर लगता है, और एक ही प्रकार का उनका फेस रहेगा, हमेशा एक ही प्रकार की बात करेंगे। सो अपना नाम लेने में डिफ़िकल्टी होगी इनको, मतलब नहीं ले पाते या नहीं लेते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। सो दीज आर द सिम्टम्स। या फिर कोई ना कोई सपोर्ट के लिए चाहिए साथ में, छोट भाई बहन या माँ बाप,
तो ये जो जितने भी सिम्टम्स हैं ये सभी के सभी ASD के सिम्टम्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इसको बड़ी डिफ़िकल्टी उसको होती है इंटरप्ट करने में, बात करने में, कम्युनिकेट करने में, एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करने में। तो दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ ASD। नेक्स्ट है SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। जैसे डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, इसको क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। क्या मतलब होता है तीनों को बताइए, एनीवन? सर डिसलेक्सिया मतलब कि रीडिंग करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, वो पढ़ नहीं पाता है वो बच्चा जिसको डिसलेक्सिया होता है। और डिसग्राफिया मतलब होता है राइटिंग में जो इशू रहता है, वो लिखने में जिसको प्रॉब्लम होती है वो। और डिसकैलकुला जो कैलकुलेट करने में, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में। सॉल्व करने में। हाँ। ओके, तो तारे ज़मीन पर मूवी आपने देखा होगा, उसमें वो बच्चे को डिसलेक्सिया ही था, और इवन नंबर्स भी उसको ऊपर नीचे दिखते थे। तो बोल सकते हैं ये जो SLD था उस बच्चे को था तारे ज़मीन मूवी में। सो दिस इज कॉल्ड इज SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होती है, पढ़ने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में, लिखने में डिसेबिलिटी मतलब प्रॉब्लम होती है, काइंड ऑफ डिसऑर्डर। नेक्स्ट है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जैसे कि नाम में समझ में आ रहा होगा, अटेंशन डेफिसिट कमी। हाइपर एक्टिविटी मतलब क्या होता है? मतलब ये इसका मतलब होता है कि आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली कर रहे होते हैं, हाइपर एक्टिव है। ओके, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? अटेंशन डेफिसिट, इसका मतलब हुआ कि उसको कॉन्सेंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होगी, अटेंटिव रहने में डिफ़िकल्टी होगी, उसका जो बिहेवियर होगा वो अनकंट्रोलेबल होगा, उसको अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हाइपर एक्टिव होगा, वो कोई भी काम कर रहा है बहुत जल्द, बहुत बहुत मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बात करना एक्सेसिवली, या एक ही फ्लो में रहना, एक ही जगह ध्यान ना दे पाना, ओके, एक जगह बैठ ना पाना शांति से, दैट इज़ अ हाइपर एक्टिविटी। इनएबिलिटी टू स्टे, ओके, कोई भी काम हम कर रहे हैं उसको उसके लिए बोल सकते हैं कि पेशेंस नहीं होता व्यक्ति के अंदर, हमेशा ऑन द गो फ्लो में रहता है वो कोई भी काम करेगा बहुत ही एक्सेसिवली करता रहेगा। दूसरा होता है टर्म दैट इज़ इन अटेंशन। अटेंशन डेफिसिट का मतलब क्या है कि इन अटेंटिव रहेगा, छोटी छोटी मिस्टेक्स करेगा, जो काम दिया गया उसको पूरा कंप्लीट नहीं करेगा, क्योंकि उसका फोकस नहीं है ना, वो एक जगह रुक नहीं पा रहा है, सस्टेन नहीं हो पा रहा है, अपने आपका जो ध्यान है उसका वो एक जगह पर नहीं रुक पा रहा है, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है सस्टेन करने में अटेंशन। तो थोड़ा बहुत सुनेगा किसी की बात, कोई भी काम किया थोड़ा बहुत करके छोड़ दिया, या चीज़ों को सही से ऑर्गेनाइज नहीं करना, और जो टास्क है उसको अवॉइड करना, काम न करना पूरा, ओके, कोई भी चीज़ है उसको भूल जाना, छोड़ देना, डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाना, भूल जाना चीज़ों को, दैट इज़ अ इनअटेंटिव। एक चीज़ और होती है इसमें, दैट इज़ द इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी का मतलब क्या होता है? इम्पल्सिव नेचर होता है किसी किसी स्टूडेंट का, आपने देखा क्लासरूम के अंदर, दे फील वेरी डिफ़िकल्ट टू लाइक वेट फॉर टर्न। अगर किसी से कुछ पूछा गया है तो कुछ स्टूडेंट पहले हाथ उठा देते हैं, भले उनको पता ना हो, जस्ट बिकॉज उनको आदत होती है इंटरप्ट करने की दूसरों को। तो दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्सिविटी, डिफ़िकल्टी जस्ट टू वेट योर टर्न। ओके, आंसर देना है तो कुछ भी आंसर दे रहे हैं, कुछ गलत या बहुत ही फ्लर्टिंग आंसर देना, इंटरप्ट करना। सो दीज आर द कॉल्ड इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिव नेचर होना। तो ये सभी के सभी जो सिम्टम्स हैं आपके अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के होते हैं, जिसको बोलते हैं ADHD।
क्लियर है? तीनों क्लियर है? हाइपर एक्टिविटी, इन अटेंटिवनेस और इम्पल्सिव। यस सर। नेक्स्ट है ODD, दैट इज oppositional defiant disorder। ODD, अगर ODD की सिम्टम्स अगर हम देखें बच्चों के अंदर, तो उनका नेचर थोड़ा अग्रेसिव होगा, ओके, अनवाइंग होगा, या दूसरों की बात न मानना, सुनना नहीं, एक डिसओबीडिएंट नेचर होता है। किसी ने कुछ बोला तो एकदम उसको सुनना नहीं, उसको ऐसे ही इग्नोर कर देना या समझने की कोशिश न करना, एक नेगेटिव नेचर होता है, ओके। दैट इज़ द ODD, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। झूठ बोलना, ओके, दूसरों से सही से बात न करना, जो बड़े हैं उनसे भी सही से बात न करना, तमीज़ से बात न करना। दीज आर द थिंग दैट इज कॉल्ड एज, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ODD। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ओके, अब हम बात करेंगे सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। एक तो हम पहले डिस्कस किए थे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर जनरली आम जन जो है, आम पॉपुलेशन है उसमें पाया जाता है। 70-80% लोगों को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, फोबिया भी होता है, बट दैट इज़ नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। अगर लंबे समय तक नहीं है, कम समय के लिए है, तो ये आम जनसंख्या में आप देख सकते हैं लोगों में। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन, इसका मतलब क्या है कि जो बीमारी है, जो इलनेस है, जो मेंटल डिसऑर्डर है, वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से है। उसका क्राइटेरिया यही होता है कि लेंथ ऑफ ड्यूरेशन ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम उसको इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। किसी को डिप्रेशन है बहुत लंबे समय से, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, किसी भी चीज़ को लेकर के, तो फिर उसको हम बोलेंगे कि यह सीवियर कंडीशन हो गया। दैट इज फर्स्ट वन, डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन के सिम्टम्स तो हम लोग पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, तो रिपीट नहीं करेंगे। मतलब चीज़ों में इंटरेस्ट ना होना और बहुत ही लो एनर्जी फील करना, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, कोई काम करने में मन नहीं लगता है, सैडनेस, लो मूड, और ध्यान नहीं लगा पाते, मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाना, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाना, दैट इज़ ए डिप्रेशन। तो अगर बहुत लंबे समय तक है तो ये सीवियर कंडीशन है, यहाँ पर इंटरवेंशन की ज़रूरत है। बाइपोलर डिसऑर्डर, इसको दूसरे नाम से जानते हैं आजकल, मैनिक डिप्रेशन। ओके, मैनिक डिप्रेशन में, बाइपोलर डिसऑर्डर में 2 अवस्थाएं होती है व्यक्ति की, ओके। या तो वो इस अवस्था में रहेगा या नहीं तो इस अवस्था में रहेगा, हाई एंड लो, ये काइंड ऑफ ऐसे चक्र रहेगा इस तरीके से। एक तो होता है आपका मैनिक एपिसोड, और दूसरा होता है डिप्रेसिव एपिसोड। बोलें, अवस्था बोलें, स्टेट बोलें, एक ही बात है। मैनिक एपिसोड का मतलब होता है हाई अवस्था। हाई का मतलब यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी फील होगी, बहुत ज़्यादा बात करेगा, टॉकेटिव, नींद नहीं आएगी, ठीक है, ओवर इम्पल्सिविटी इसको बोल सकते हैं, यूफोरिया, इरिटेबिलिटी। मतलब ये जो अवस्था है, ये हाई एनर्जी की अवस्था है। जो भी एक्टिविटी की जा रही है, दैट इज़ हैव अ वेरी हाई एनर्जी। लगातार बात करना, ओके, और नींद कम आना, एक बहुत ओवर एनर्जी फील करना, इम्पल्सिव होना। जैसे कि मान लीजिए शॉपिंग कर रहे हैं तो शॉपिंग कर दी है, बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया, दैट इज़ अ काइंड ऑफ। तो बिना किसी प्लान के कुछ भी कर लेना, कोई भी
खर्चा करना है, कुछ भी कर दिया बिना सोचे समझे, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ द मैनिक डिसऑर्डर। दूसरा अवस्था होती है डिप्रेसिव एपिसोड की। ये दूसरी अवस्था होती है, यहाँ पर लो कंडीशंस होती है। लो का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अब कोई व्यक्ति लेटा है तो लेटा हुआ है, अपने आप को विड्रॉ कर लेना, बात न करना, कम बात करना, सोशल एक्टिविटी कम करना, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करना, सैडनेस फील करना, एग्जॉस्ट फील करना, डिप्रेसिव स्थिति रहेगी। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज द डिप्रेसिव एपिसोड। इसको बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। तो दिस इज द मेंटल हेल्थ कंडीशन जिसमें या तो एक्सट्रीम मूड स्विंग होते हैं दोनों दिशाओं में, या तो मैनिक एपिसोड होगा या फिर डिप्रेसिव एपिसोड होगा। तो जो शिफ्ट हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है इन दोनों मूड में, सडन, दैट कैन बी सडन और इंटेंस, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। क्लियर? बोलिए। नेक्स्ट, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है? ये आपका सीवियर कंडीशन है, सीवियर क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर जिसको बोल सकते हैं, दैट अफेक्ट थिंकिंग। हमारी जो सोचने का तरीका होता है उसको अफेक्ट करता है, सोचना, समझना, फील करना, महसूस करना, और हमारे बिहेवियर को, ऑफकोर्स बिहेवियर तो थिंकिंग फीलिंग से ही डेवलप होगा। तो हमारे जो एक्शन से हमारा जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है स्किज़ोफ्रेनिया से। ओके, क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया? एनीवन? कोई बताएगा? मतलब सर हम्म, आवाज़ नहीं आ रही। डिल्यूजन इन हैलुसिनेशन एंड इंटरफेरेंस इन दी थॉट्स, बिल्कुल सही। जैसे मैंने लिखा है कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो लोग शिकार होते हैं, दे आर अफेक्टेड बाय द क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर। सो स्किज़ोफ्रेनिया कंडीशंस में व्यक्ति की जो सोचना या जो तरीका है सोचने का, थिंकिंग पैटर्न है, जो फीलिंग है, उसका जो बिहेवियर है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। ओके, सच्चाई से जो है बोल सकते हैं, रियलिटी से दूर हो जाता है वो, क्योंकि एक स्किज़ोफ्रेनिक कंडीशन में रहेगा तो उसके कई प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिल्यूजन, डिल्यूजन हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो सकती है, ओके, या जिसको बोलते हैं दूसरा कैटाटोनिक बिहेवियर हो सकता है। डिल्यूजन का माने क्या होता है? डिल्यूजन एक बेसिकली एक फॉल्स बिलीफ होता है। जो जिस व्यक्ति को डिल्यूजन होता है, स्किज़ोफ्रेनिया है, उसको ऐसा लगता है कि वो सोच रहा है वो सही है, बट दैट इज़ फॉल्स बिलीफ। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है अपने बारे में, उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में लोग विचार करते हैं, उनके जो थॉट हैं, उनका जो सोचने का तरीका है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। भले ऐसा हो ना हो, लेकिन उसका ऐसा मानना है, उसको ऐसा लगता है। तो ये डिल्यूजन की कंडीशंस है, सिचुएशन है डिल्यूजन कि जहाँ पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांगली फॉल्स बिलीफ होता है अपने बारे में, अपने एक्ट के बारे में, अपने सोचने के तरीके के बारे में, अपने बारे में जो भी सोच रहा है वो सब कुछ भी बना करके सोच सकता है और उसको लगता है कि सही है। भले ही उसके सामने आप लॉजिक और कोई भी एविडेंस क्रिएट देंगे, लेकिन उसको मानेगा नहीं। दैट इज मीन्स कि उसकी जो थिंकिंग पैटर्न है, उसकी जो फीलिंग है, उसका जो बिहेवियर है, वो अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये पहली कंडीशन, डिल्यूजन हो सकता है। हेलुसिनेशन हो सकता है। हेलुसिनेशन का माने क्या? अब डिल्यूजन के अंदर भी कई प्रकार होते हैं।
पैरानॉइड डिल्यूजन हो सकता है। दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड इज ग्रैंडियोज डिल्यूजन। एक और होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ओके, तो ये कुछ प्रकार होते हैं। जैसे पैरानॉइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उनको ऐसा लगता है कि फॉल्स बिलीफ है व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को भी डिल्यूजन है उसको लगता है कि शायद लोग जो हैं या उसके जो कलीग्स हैं या जो फैमिली मेम्बर हैं कोई भी, वो उनको हार्म पहुंचाना चाहते हैं। ओके, या उनके नेबर हैं उसके बारे में स्पाई कर रहे हैं, उसके बारे में मुखबिरी कर रहे हैं और कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ प्लॉट कर रहे हैं नुकसान पहुँचाने के लिए या मारने के लिए या कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा एक पैरानॉइड डिल्यूजन व्यक्ति को होता है, दैट इज़ कॉल्ड पैरानॉइड डिल्यूजन। When people believe that somebody or the group or the family member or the friends, they just want to try to harm or they are doing some kind of conspiracy against him, नुकसान पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट होता है ग्रैंडियोज डिल्यूजन। ग्रैंडियोज डिल्यूजन माने, इसका मतलब जो मैंने बताया कि जैसे व्यक्ति को उसको ऐसा लगता है कि somebody who has a delusion, false belief that they have very exceptional ability, उनके पास कुछ स्पेशल कुछ एबिलिटी है या बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत फेम है, बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा व्यक्ति को जब लगे तो मानना कि वो ग्रैंडियोज डिल्यूजन का शिकार है, कि कुछ है नहीं लेकिन उसका ऐसा लगता है, उसका मानना है कि उसके पास बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत पैसा है, बहुत फेम है, कुछ भी। नेक्स्ट है आपका डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब होता है कि जो भी घटनाएं घट रही हैं जीवन में, आसपास सराउंडिंग्स कुछ भी हो रहा है, उसको लग रहा है कि वो उससे जुड़ा हुआ है। ओके, जैसे अभी दुनिया भर में बाहर युद्ध छिड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जिसको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होगा ना, उसको लगेगा कि ये सब मेरे वजह से हो रहा है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, कुछ ना कुछ घटना घट रही है, शायद मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। या वो बेसिकली अपने आप को जुड़ा हुआ समझता है, हो सकता है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उस चीज़ से। जैसे कि टीवी में कुछ आ रहा है न्यूज़ में, तो उसको लगेगा कि अच्छा ऐसी घटना घट रही है, मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं हुई या मुझे वहाँ होना चाहिए था, या ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज ही और सी बिलीव दैट के वो अपने आप को वहाँ पे कनेक्टेड फील करता है, वो जुड़ा हुआ फील करता है, वो लगता है जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी वजह से या उसको पता होना चाहिए या वो उससे जुड़ा हुआ है। सो ही इज़ द पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड, दैट इज़ कॉल्ड डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। क्लियर? बोलिए। दूसरा है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मीन्स कि कोई चीज़ अगर प्रेजेंट नहीं है और हम महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमको कि चीज़ प्रेजेंट है, दैट वी आर परसीविंग समथिंग दैट इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, तो उसको हम बोलेंगे हेलुसिनेशन। तो ये सेंसेस से होता है, हमारे जो सेंसेस हैं उसके माध्यम से हम परसीव कर रहे होते हैं, दैट इज़ वेरी फॉल्स परसीव। फॉल्स परसेप्शन, समझ में आ रहा है? तो जो डिल्यूजन है दैट इज़ कॉग्निटिव, और जो आपका हेलुसिनेशन है किस प्रकार का है? सेंसरी। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि एडिटरी, सही लिखा नहीं है, इसको लिख देते हैं। हेलुसिनेशन साउंड का, कि व्यक्ति को लगता है कि जो साउंड उसको सुनाई दे रहा है, जो वॉइस उसको सुनाई दे रही है, लेकिन वो है नहीं, प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको ऐसा लगा कि आपका कोई दोस्त जो है क्लास के बाहर खड़ा हुआ है, वो आपको बुला रहा है, आप बाहर जाएंगे वहाँ कोई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? दिस इज़ द केस ऑफ हेलुसिनेशन। जिस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसको कोई बुला रहा है, जैसे कि मान लीजिए रूम में बैठा हुआ है, अचानक से वो ना जवाब देना शुरू कर देगा, उसको लगेगा कोई बुला रहा है हमको, तो बाहर जाएगा, अब देखिएगा कोई नहीं है। इसका मतलब दिस इज़ द केस ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशन। एक होता है विजुअल हेलुसिनेशन, कोई भी चीज़ वो देख रहा है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, जो भी वो देख रहा है वो एग्जिस्ट करती नहीं, उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ दिख रही है उसको, बाकी लोगों को नहीं दिखेगी। व्यक्ति बोलेगा कि यहाँ पर ये चीज़ रखी है। ओके, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को लग रहा है कि रूम में वो लेटा हुआ है, उसको लग रहा है कि यहाँ पर कोने में ना गेट के आसपास कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, हमको देख रहा है, हमको वॉच कर रहा है,
या पीछे अलमारी के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, लेकिन कोई नहीं है। अगर वो और कोई व्यक्ति देखेगा तो वहाँ कोई नहीं मिलेगा, बिकॉज ये विजुअल हेलुसिनेशन है। उसको ऐसा फील हो रहा है, उसको ऐसा सेंस हो रहा है कि उसको लग रहा है कोई खड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट होता है आपका टैक्टाइल हेलुसिनेशन। दैट इज अ सेंसेशन विद इन द बॉडी, स्किन के अंदर या बॉडी के अंदर ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है, कुछ स्क्रॉल कर रहा है। व्यक्ति लेटा होगा, उसको लगेगा कुछ हाथ पैर में या यहाँ पर कुछ न कुछ बॉडी के आसपास कुछ चल रहा है कुछ, तो वो बार बार चेक करेगा क्या है, कीड़ा है, कुछ है, इस प्रकार से। तो ये कहते हैं उसको टैक्टाइल हेलुसिनेशन। बॉडी में या स्किन में उसको ऐसा फील होता है, काइंड ऑफ सेंसेशन कि कुछ न कुछ स्क्रॉल कर रहा है, दैट इज़ अ, बट वहाँ पर कुछ है नहीं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो डिल्यूजन है और हेलुसिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। डिल्यूजन आपका कॉग्निटिव होता है और हेलुसिनेशन सेंसरी बेस्ड होता है। ओके, साउंड जैसे है, दिखना, टच करना, महसूस करना, वो हमारा सेंसरी होता है हेलुसिनेशन। क्लियर? बोलिए। और क्या था? डिसऑर्डर स्पीच। डिसऑर्गेनाइज स्पीच का मतलब क्या है? जम्बल्ड स्पीच, को इनकोहेरेंट, मतलब कुछ भी बोलना या डिफ़िकल्टी होती है चीज़ों को समझने में या समझाने में, बताने में। दैट इज़ वेरी, मतलब बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं दिमाग के अंदर, तो कुछ भी बोल रहे होते हैं, कुछ भी स्पीच, दैट इज़ वेरी इनकोहेरेंट। उसका कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट वेरी डिसऑर्गेनाइज स्पीच। दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसका समझ पाना, उसका सेंस निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कैटारोनिक बिहेवियर का मतलब होता है वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि दो प्रकार के बिहेवियर हो सकते हैं। व्यक्ति अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, एजिटेट करेगा, और अचानक से शांत हो जाएगा, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा, शांत बैठ जाएगा। ये दैट इज ए कैटारोनिक बिहेवियर। समझ में आ रहा है? अब सिजोफ्रेनिया के सब टाइप भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए? अभी हम लोग जो डिस्कस किए थे, एक आपका यहाँ पर हो गया ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल हेलुसिनेशन। डिल्यूजन हो गया, हेलुसिनेशन हो गया। ओके, एक और इसमें टर्म होती है, दैट इज को मॉर्बिडिटी। क्या है कोमोर्बिडिटी? एनीवन? इल्यूजन, डिल्यूजन और इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज इल्यूजन? डिल्यूजन अभी बताया मैंने कि एक फॉल्स बिलीफ होता है किसी भी चीज़ को लेकर के। और इल्यूजन मतलब क्या होता है कि आप चीज़ों को सही से नहीं बता पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं। दैट इज़ काइंड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सेंस जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाता है इल्यूजन। अनभिज्ञ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं इल्यूजन को? इल्यूजन इज काइंड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेंस, जो महसूस कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो रियल सेंसरी स्टिमुलस है, उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन, आपने गलत परसीव किया उस चीज़ को, दैट इज़ अ इल्यूजन। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 10th की क्लास में साइंस में, ये जो मिराज होता है ना, रेगिस्तान में, डेजर्ट में, तो वो क्या है? इल्यूजन है। क्योंकि जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम परसीव कर रहे हैं, उसको मिस परसीव कर पा रहे हैं, सही परसीव नहीं कर पा रहे हैं। जो रियल वर्ल्ड है, जो रियल चीज़ है, उसको हम सही नहीं देख पा रहे हैं। दैट इज़ ए मिस
रिप्रेजेंटेशन या मिस परसेप्शन अबाउट एनीथिंग। ऐसा लगता है कि आगे देखेंगे तो लगता है कि पानी भरा हुआ है और वहाँ पर जाएंगे तो नहीं होता है। दैट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ इल्यूजन। समझ में आ रहा है? यस सर। मृग तृष्णा बोलते हैं। हाँ, मतलब वो एग्जाम्पल सही है, मृग तृष्णा बोल सकते हैं। बट उसमें क्या होता है कि ऐसा हमको लगता है कि सामने पानी है बट वो नहीं नज़र आ रहा होता है। उसका एक साइंटिफिक रीज़न है क्यों ऐसा नज़र आता है, बट उसको एग्जाम्पल वो है, सही एग्जाम्पल है जस्ट टू अंडरस्टैंड इल्यूजन। इल्यूजन कैसे होता है कि हम जो परसीव कर रहे हैं दैट इज़ नॉट राइट, मिस परसेप्शन अबाउट द एनी रियल एविडेंस। कुछ भी ये घटना है उसको हम सही से नहीं देख पा रहे हैं। नेक्स्ट को मॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी मतलब क्या है? सर मतलब एक ही साथ दो कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होना, जैसे किसी को पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है और साथ में कोई और कुछ स्किज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन भी हो तो वो हो जाता है। बिल्कुल, मल्टीपल डिसऑर्डर हो सकते हैं। जिस व्यक्ति को ऑलरेडी कोई डिसऑर्डर है, इसके अलावा और भी जो डिफरेंट डिसऑर्डर हो सकते हैं उसका क्राइटेरिया भी फुलफिल करता हो, जैसे डिप्रेशन है, पीटीएसडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, या कोई भी हो सकता है जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, दैट इज़ कोमॉर्बिडिटी। सर हाँ बोलिए। जो बोलते हैं कि कोई पागल हो गया तो वो कोई अलग डिसऑर्डर नहीं होता है ना, मतलब यही सब जो डिसऑर्डर किसी को रहता है तो लोग कहते हैं कि हाँ ये पागल हो गया हाँ, ऐसा। वो देखो, पागल का मतलब ये हुआ कि उसका जो सोचने समझने का तरीका है ना वो अपना हो गया, वो जो सोच रहा है अपने हिसाब से सोच पा रहा है ना। तो इसका मतलब है कि सीवियर कंडीशंस उसकी, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जो मेंटल डिसऑर्डर है, वो बहुत ही एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन में पहुंच गया है कि वहाँ पर वो उस चीज़ों को नहीं परसीव कर पा रहा है जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो उसको जो समझ में आ रहा है, जो उसका डिल्यूजन है, जो उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, वो सब उसी को सही समझ के एक्ट कर रहा है। तो ऐसा लगता है सामने वाले को, जो नॉर्मल है उसको लगता है कि सामने वाला पागल है, बट व्हाट ही और सी बिलीव उसके हिसाब से वो सही है, जो भी कुछ भी कर रहा है, क्योंकि कॉग्निटिव जो उसका बिलीफ है, थॉट प्रोसेस है, वो उसके हिसाब से ठीक है, या जो सेंस फील कर पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, जो उसको अनुभव हो रहा है, वो उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन ये डिल्यूजन हेलुसिनेशन डिफरेंट कैटेगरी में आ जाएगा, तो वो आपका एक डिसऑर्डर होता है, दैट इज़ हैव वेरी सीवियर कंडीशन। क्लियर? बोलिए। नेक्स्ट है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। तो OCD जनरली पागल के केस में नहीं आएगा, बट हाँ बाकी जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ये सब जो व्यक्ति अगर पागल होता है या उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है तो कहीं ना कहीं, और जैसे आप देखेंगे जितने भी ये जो पागल खाने होते हैं जहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है, तो वहाँ पर यही प्रकार की थेरेपी उनको दी जाती है ताकि उनका जो पैटर्न है सोचने का, नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव पैटर्न है, बहुत ही रेलेवेंट, या तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है बाई यूजिंग मल्टीपल थेरेपी टेक्निक्स। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। देखिए OCD का मतलब यही है कि ये तो जनरली बहुत सारे लोगों में हो रहता है, बट OCD एक कॉमन है। लेकिन अगर कॉमन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ आपने देखी, इल्यूजन हेलुसिनेशन में क्या डिफरेंस है? इल्यूजन तो हम बताए ना आपको, इल्यूजन मतलब होता है कि आप उसको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल वर्ल्ड को, जो आपको दिख रहा है। इल्यूजन अलग अलग प्रकार का हो सकता है, इल्यूजन हम डिस्कस किए ना अभी, कई प्रकार से हो सकता है। जैसे कि आप कोई चीज़ सुनाई दे रही है, वो चीज़ है नहीं, तो आपका हेलुसिनेशन है, मतलब फॉल्स एक्सपीरियंस जो आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है, दैट इज़ अ हेलुसिनेशन। OCD, हाँ OCD मतलब क्या होता है?
सर इस मेरे की तरफ से ना तो विजुअल है पर इलस्ट्रेशन है क्या? इलस्ट्रेशन सेंसरी सी अगर हम उसको देख रहे हैं वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है तो फॉल्स सेंसरी एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, तो वो हेलुसिनेशन केस में आ जाता है। उसको आप बोल सकते हैं कि इल्यूजन है, हेलुसिनेशन भी है। लेकिन बाकी भी हेलुसिनेशन के अंदर और भी कंडीशंस होती हैं जो आपको हम बताएं अभी। तो मतलब होता है कि जो चीज़ एक्चुअली नहीं है उसको हम परसीव कर रहे हैं, दैट इज हेलुसिनेशन, एक फॉल्स परसेप्शन, झूठा परसेप्शन। मैं ये कह रहा सब इसमें वो तो दिखता है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। वो तो दिखता है लेकिन सर खाली हेलुसिनेशन में भी हो सकता है और सर इल्यूजन में भी हो सकता है सर, मतलब इसमें लेंगे नहीं नहीं इल्यूजन देखो, हेलुसिनेशन नहीं नहीं देखो, हेलुसिनेशन में क्या होता है कि कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है फिर भी हमको परसीव हो रही है। लेकिन इल्यूजन में आपको कुछ सामने प्रेजेंट है लेकिन वो आपको मिस परसेप्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो चीज़ आपको प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है नहीं। हेलुसिनेशन में क्या होता है, होता नहीं है कोई चीज़, फिर भी हमको ऐसा लगता है दैट वी आर परसीविंग समथिंग दैट इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट। बट इल्यूजन में क्या होता है कि चीज़ें हैं सामने बट उसको हम गलत परसीव कर पा रहे हैं, मतलब जो चीज़ है उसी रूप में नहीं परसीव कर रहे हैं। कि सामने पानी नहीं है लेकिन आपको दिख रहा है, लेकिन है वहाँ, बट लेकिन पानी नहीं है। वो क्या है, आपका मिस इंटरप्रिटेशन है या मिस परसेप्शन है अबाउट द एनीथिंग। लेकिन हेलुसिनेशन में क्या हो रहा है कि आपको जो चीज़ जैसे साउंड है ही नहीं फिर भी आपको सुनाई दे रहा है, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती रूम के अंदर आपको लग रहा है कोई आपको देख रहा है, सामने खड़ा है, लेकिन वहाँ है नहीं वो, दैट इज़ अ हेलुसिनेशन। व्हेन थिंग्स आर नॉट प्रेजेंट एक्चुअली फिर भी आप उसको परसीव कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, दैट हेलुसिनेशन ओके सर। है ना। हाँ, नेक्स्ट है आपका OCD। तो OCD जनरली हमारी जो हैबिट्स होती है, हमारा जो रूटीन होता है कि हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो उसको हम सही तरीके से करते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। तो ये हमारा स्वभाव होता है, नेचर होता है, दैट इज़ वेरी कॉमन थिंग टू एवरीबडी। लेकिन अगर व्यक्ति को ये सभी चीज़ें करने में बहुत टाइम लगे, बार बार उसको दोहराए, रिपीट करे, या उसको डिफ़िकल्टी हो या उससे इसकी वजह से उसको डिफ़िकल्टी हो अपने काम करने में, तो उसको हम OCD में कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज़ द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे 2 टर्म है, एक तो आपका ऑब्सेशन हो गया, दूसरा हो गया कंपल्सन। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है, बताइए। देखिए, ऑब्सेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेकर के कोई इमेज है दिमाग में चल रहा है, कोई थॉट दिमाग में चल रहा है, कोई आइडिया दिमाग में चल रहा है, वो कि डिस्टर्बिंग है, जो कि सही नहीं, इनअप्रोप्रिएट है और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, बार बार दिमाग के अंदर आएगा व्यक्ति के ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन। दैट इज़ वेरी अनवांटेड और वेरी इंट्रूसिव आइडिया और थॉट्स और एनी इमेज और एनीथिंग दैट इज़ रनिंग इन अवर माइंड, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सेशन, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है, दैट इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट। कोई भी थॉट हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, उसको हम ऑब्सेशन में कंसिडर करेंगे। दूसरा है कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब ये होता है कि अब जो आपके दिमाग के अंदर बार बार विचार आ रहा है, जो नेगेटिव हो सकता है, जो कि अनवांटेड हो सकता है, जो डिस्टर्बिंग हो सकता है, तो उससे आप दूर हटना चाहेंगे, ठीक है। दूर हटने के लिए मतलब काइंड ऑफ एंजाइटी क्रिएट होगी, तो उस एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप कोई बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके हाथ जो हैं गंदे हैं, तो उसको बार बार साफ कर रहे हैं, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि हाथ गंदे हैं। ये क्या है, कंपल्स ऑब्सेशन है, कि एक ऐसा थॉट प्रोसेस दिमाग के अंदर है दैट इज़ इनअप्रोप्रिएट। हाथ ठीक है, साफ़ होंगे, बट अगर किसी को OCD है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में बार बार विचार आएगा, थॉट आएगा कि उसके हाथ साफ़ नहीं है, गंदे हैं, और बार बार दिमाग में। तो इसका मतलब क्या है कि उस एंजाइटी से बचने के लिए क्या करेगा, वो कोई एक्शन लेगा, और जो एक्शन है मतलब हाथ साफ करना, ये कहलाएगा कंपल्सन। कंपल्सन मीन्स रिपीटेड बिहेवियर जस्ट टू रिड्यूस दैट एंजाइटी दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द ऑब्सेशन। तो ऑब्सेशन की वजह से जो एंजाइटी क्रिएट होती है, उस एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए हम कंपल्सिव एक्शन लेते हैं, बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहे होते हैं। इसलिए व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं, बार बार हाथ धोएगा, या उसको लग रहा है सामने वाली चेयर ठीक नहीं रखी है, तो बार बार चेयर को ठीक करेगा, क्योंकि OCD बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, डिसऑर्डर ये है।
या कोई भी काम कर रहा होता है बार बार कर रहा होता है। ऑल दो चीज़ें ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ऐसे विचार आएंगे, बार बार विचार आएंगे, और उस विचार को मतलब उस एंजाइटी को कम करने के लिए व्यक्ति एक ऐसा बिहेवियर को अपनाता है जो कि बार बार उसको रिपीट करेगा, दैट इज़ कंपल्सन। समझ में आ रहा है? So if somebody have any kind of thought or any vichar or any image in his her mind that is very inappropriate and very disturbing, तो उस डिस्टर्बिंग आइडिया से अपने आप को बचाने के लिए, जो एंजाइटी क्रिएट हो रहा होता है उससे अपने आप को बचाने के लिए व्यक्ति एक कोई बिहेवियर, कोई भी एक्शन लेता है, कोई भी काम करता है ताकि वहाँ से वो निकल पाए, तो उसको हम कंपल्सन बोलते हैं कि हम बार बार एक ही बिहेवियर को दोहरा रहे होते हैं। सो आपका टोटल बन जाता है OCD। क्योंकि बेचैनी होती है, तो बेचैनी होगी तो फिर हम कुछ ना कुछ काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे सो दैट कि बेचैनी कम हो, और बेचैनी को कम करने के लिए फिर हम बार बार एक ही एक्ट कर रहे होते हैं। बोलिए। क्लियर है? सर हाँ जी बोलिए। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ का मतलब यहाँ के यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि कोई क्लियर कट पॉइंट नहीं होता है कि आप बोल पाओ कि भाई इस पॉइंट पे हम बोल देंगे व्यक्ति हेल्दी है या उसको डिजीज़ है या स्वस्थ है। तो उसका पूरा बोल सकते हैं ग्राफ होता है, कंटिन्यूम होता है कि आप अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग तरीके से चीज़ों को बता सकते हैं कि व्यक्ति किस स्टेज के अंदर है। ओके, सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा मतलब ये कहलाएगा डेथ। ठीक है, सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होगा इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव हेल्थ। बीच में आपका आएगा बेटर हेल्थ। यहाँ आएगा आपका फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इलनेस, किसी बीमारी से, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिकनेस। इसके बाद नीचे आना शुरू होगा आपका अनरिकग्नाइज्ड सिकनेस। सिकनेस तो है बट हमने चूँकि टेस्ट नहीं कराया, डायग्नोसिस नहीं कराया, तो पता नहीं चल रहा है, दैट इज़ अनरिकग्नाइज्ड। प्रॉब्लम तो है। पहले आपका माइल्ड सिकनेस, दैट भी नो कि ये प्रॉब्लम है, माइल्ड है लेकिन कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। फिर आता है सीवियर कंडीशन, सीवियर सिकनेस, फिर लास्ट में डेथ। ओके, तो पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है कि एक ऐसी अवस्था व्यक्ति की जहाँ पर उसको कोई डिजीज़ भी नहीं है और उसके अलावा बाकी जो लाइफ में जो कुछ उसको काम करना है, जो भी उसकी क्षमता है उसको कर पा रहा है ना, घर का काम, या स्टूडेंट है तो स्टडी कर पा रहा है, कोई जॉब कर रहा है जॉब कर पा रहा है, मतलब ओवरऑल एस्पेक्ट को देखें लाइफ में वो हेल्दी है पूर्ण रूप से, साइकोलॉजिकली, मेंटली और सोशली। दूसरा स्टेज जो कि इससे नीचे है बेटर हेल्थ का मतलब क्या होता है? बेटर हेल्थ का मतलब ये हुआ कि पहले जो अवस्था थी उसकी उससे इम्प्रूवमेंट आ गया। जैसे मान लीजिए पहले किसी को कोई बीमारी रही होगी तो आफ्टर सम टाइम व्यक्ति रियलाइज़ कि अभी किसी प्रकार की उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। जब वो अपने आप को कंपेयर करेगा अपनी प्रीवियस कंडीशन से, तब वो समझ पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई उसको बीमारी पहले थी, फिर वो रिकवर हो गया, ठीक हो गया, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम रही होगी पहले, बट धीरे धीरे करके उसके लाइफस्टाइल ठीक हुई, हैबिट ठीक हुई, तो अभी कंडीशन ठीक है, इसका मतलब बेटर हेल्थ है। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस। फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई डिजीज़ नहीं है, ऐसा हम मानते हैं ट्रेडिशनली, जो हम समझते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस मतलब किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल कंडीशन ठीक है और किसी प्रकार का डायग्नोसिस नहीं हुआ है, इसलिए हमको लग रहा है कि सब ठीक ठाक है, तो फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस। फिर आता है नीचे नेगेटिव साइड में, दैट इज़ अनरिकग्नाइज्ड सिकनेस। अनरिकग्नाइज का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बट चूंकि हमको पता नहीं है, उसका प्रॉपर कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ है, कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि सब ठीक है। जैसे कभी कभी होता है जो प्रीबायोटिक कंडीशंस होती हैं या किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन होती है, बट अर्ली स्टेज में होता है तो पता नहीं चलता है। व्हेन पीपल नॉट अवेयर, बेसिकली कंडीशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो कहलाता है हमारा अनरिकग्नाइज्ड सिकनेस के अंदर।
नेक्स्ट है माइल्ड सिकनेस। माइल्ड का मतलब होता है कि जहाँ पर जो इलनेस है वो प्रेजेंट रहती है, नज़र आ रही होती है, उसके सिम्टम्स भी नज़र आते हैं, उसका इम्पैक्ट भी आपको नज़र आता है डेली लाइफ में। ठीक है, कि आप जो काम करते हैं डेली जब हेल्दी होते हैं तब ठीक रहता है। आपको थोड़ा बुखार हुआ, कुछ हुआ, हल्का फुल्का है, बट कहीं ना कहीं फिर आपका मन नहीं करेगा काम करने में और आराम करने का मन करेगा, वो सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे जुकाम हो गया, तो जुकाम हो गया तो फिर कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि अभी जुकाम में आप काम नहीं कर पाएंगे, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, दैट इज़ माइल्ड सिकनेस। फिर होता है सीवियर सिकनेस, कि बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाना। ओके, जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या है, ये सीवियर कंडीशन हो गया। किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो ये क्या हो गया, सीवियर कंडीशन होगी। इन दोनों से वो बाहर निकल सकता है, मतलब ठीक हो सकता है, मतलब कहलाएगा हमारा सीवियर कंडीशन। और लास्ट में अगर ठीक नहीं होता है तो ये डेथ है लास्ट में सबसे। तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है हमारा हेल्थ का, इसको आपको पता होना चाहिए। सबसे हाईएस्ट होता है पॉजिटिव हेल्थ और सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है डेथ का। बाकी इसके बीच में ये मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। बताइए। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है मेंटल डिसऑर्डर में? नो सर, क्लियर है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे डिसेबिलिटी की। ओके, डिसेबिलिटी ये वाले चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पहले इनको समझेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आगे के जो एक्ट हैं, एक्ट के जो डिफरेंट प्रोविजन उनको समझते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज़ द इम्पेयरमेंट। इसको बोलते हैं कमी होना किसी चीज़ की, डेफिसिट। ओके, ये तीनों के तीनों जो है डिफरेंट कंसेप्ट हैं दैट इज़ गिवन बाय WHO। WHO के द्वारा डिफाइन किया गया बेसिकली इसको। दूसरा है डिसेबिलिटी, द एबिलिटी टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ टास्क। और तीसरा है हैंडीकैप। हैंडीकैप काइंड ऑफ एनी डिसएडवांटेज। पहला दिया है इम्पेयरमेंट, मतलब होता है कि डेफिसिट या कमी, किसी चीज़ की कमी महसूस होना, एनी काइंड ऑफ लॉस। ओके, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाथ टूट गया है, पैर टूट गया, या कोई इंजरी हो गई, या दिखाई सही से नहीं दिखाई दे रहा है, सुनाई कम दे रहा है, या मेंटली कोई प्रॉब्लम हो गई कि जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, ASD जो हम डिस्कस किए थे अभी थोड़ी देर पहले, ASD है, सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है। ये क्या है, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि किसी प्रकार से एक लॉस है, एनी काइंड ऑफ लॉस और एबनॉर्मलिटी और डेफिसिट इन अवर बॉडी की, जिसकी वजह से हम जो डिफरेंट फंक्शंस कर रहे होते हैं हमारे, जो जैसे कि कोई भी काम है, फिजिकल वर्क है, मेंटल वर्क है, तो अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी तो हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमारी जो स्किल्स होगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, मेमोराइज करने का, वो अफेक्ट होगा। अगर फिजिकली हम फिट नहीं है, फिजिकली किसी प्रकार से बॉडी का कोई पार्ट इफेक्ट हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि पैर अगर गड़बड़ है तो फिर हम चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, हाथ में दिक्कत है तो लिख नहीं सकते। तो ऐसे इसको बोलेंगे हम इम्पेयरमेंट, डेफिसिट, कमी, एनी काइंड ऑफ लॉस। क्लियर है? दूसरा है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अब चूंकि लॉस हो गया, जैसे कि किसी व्यक्ति का पैर टूट गया फॉर एग्जांपल, तो ये काइंड ऑफ लॉस है। लेकिन डिसेबिलिटी क्या होगी कि अब वो चल नहीं सकता, वो दौड़ नहीं सकता। अब वो अगर उससे बोला जाए कि मैराथन दौड़ना है तो मैराथन नहीं दौड़ पाएगा। इसका मतलब क्या है, द पर्सन इज नॉट एबल टू डू। डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है ना, अनएबल टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ टास्क, अनएबल टू परफॉर्म एनी टास्क, और कोई एक्शन ना ले पाना, कोई एक्टिविटी ना कर पाना, बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ एम्पेयरमेंट। ओके, अगर किसी व्यक्ति को हाथ में प्रॉब्लम है तो वो लिख नहीं पाएगा, तो एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएगा, या अगर वो चल नहीं सकता है तो वो दौड़ नहीं पाएगा, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मीन्स हो गया एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और एनी काइंड ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ टास्क। जो हम टास्क बाकी लोग कर पाते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति है वो दौड़ पाएगा, चल पाएगा, लिख पाएगा, बोल पाएगा, समझ पाएगा, बट अगर कोई व्यक्ति
इम्पेयरमेंट किसी प्रकार के कोई लॉस हो गया है तो फिर वो उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्लियर है? लास्ट आता है हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब होता है काइंड ऑफ डिसएडवांटेज दैट बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द इम्पेयरमेंट। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति के पैर में दिक्कत आ जाती है, इंजरी हो जाती है, तो व्यक्ति रन नहीं कर पाएगा, और अगर उससे बोला जाए कि आपको पार्टिसिपेट करना है कॉम्पिटिशन में, मैराथन में, तो वो नहीं जा पाएगा। तो ये क्या है? एक डिसएडवांटेज है उस व्यक्ति को। क्यों हुआ? क्योंकि डिसेबल था वो। डिसेबल क्यों था? कि वो पर्टिकुलर टास्क नहीं परफॉर्म कर पाया जो बाकी लोग कर पा रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ उसको एक डिसएडवांटेज हुआ। ठीक है, अब व्यक्ति अगर चल नहीं पाएगा तो वो शायद ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है उसको सही से एक्सेस नहीं कर पाएगा, जो स्टेयर्स हैं उस पर चढ़ नहीं पाएगा, हाइट पे नहीं चढ़ पाएगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति अगर नहीं देख पाता है तो उसको चलने फिरने में डिफिकल्टी होगी। तो ये उसको एक डिसएडवांटेज है, इसको बोलते हैं हैंडीकैप। क्लियर है? इसके अलावा सोशल स्टिग्मा भी होता है इसके अंदर। सोसाइटी में लोग जो डिसेबल्ड होते हैं उनको अलग तरीके से देख रहे होते हैं, उनको जज कर रहे होते हैं, उनको लेकर के स्टीरियोटाइपिंग की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ये क्या है? उसको नुकसान है, एक उसके लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि बाकी लोग तो नॉर्मल है, उनसे कोई कुछ बोलेगा नहीं, किसी प्रकार का कोई स्टिग्मा नहीं है, उसको कोई बैरियर नहीं, कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, कर सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जो कि हैंडीकैप है या जो डिसेबल्ड है उसको डिफ़िकल्टी होगी, उसको बोलेंगे हम डिसएडवांटेज। क्लियर? तीनों में अगर डाउट है तो अब तो पूछिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर हाँ जी, बोलिए। सर मैंने एक कहीं पे क्वेश्चन देखा था कि सर इनका सीक्वेंस लगाने आया हुआ था, हाँ हाँ, तो सर सीक्वेंस कैसे मतलब लगाएंगे? सीक्वेंस में ही लगाया तो ऑलरेडी वैसे इसमें, क्योंकि हैंडीकैप तो बाद में होगा ना। हैंडीकैप मतलब क्या होता है? सोशल डिसएडवांटेज। तो कोई व्यक्ति पहले दिया हुआ है, डिजीज़ पहले दिया है ना, डिजीज़ यहाँ पर लिखा ही नहीं ना, यहाँ पर बात कर रहे हैं इम्पेयरमेंट और डिसेबल। देखो हैंडीकैप तो लास्ट में आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति को इंजरी हो गया पैर में, तो वो चल नहीं पाएगा, तब वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को एक्सेस नहीं कर सकता है, वो सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाएगा, तो ये कंडीशन बाद में आएगी। ठीक है, पहले तो आएगा इम्पेयरमेंट, है ना। इम्पेयरमेंट का मतलब जो मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ का नुकसान हो जाना, लॉस हो जाना। ओके, अगर इंजरी हो गई है तो ये सबसे पहले स्टेज आएगी ना, इंजरी होगी तभी तो वो डिसेबल्ड होगा। मतलब रन, अगर उसको दौड़ना है तो दौड़ कब पाएगा वो? जब ठीक है, और दौड़ कब नहीं पाएगा? जब वो ठीक नहीं है। तो पहले आएगा इम्पेयरमेंट, पहला ही आएगा। ठीक है, किसी चीज़ की कमी होने के बाद ही वो उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मतलब वो डिसेबल्ड है, तो डिसेबिलिटी हो जाएगा। अब व्यक्ति डिसेबल्ड है, अब वो रन नहीं कर सकता, वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, तो उसको एक क्या है? डिसएडवांटेज है। तो फिर आएगा हैंडीकैप। ओके, इसमें डिजीज़ की बात है तो डिजीज़ आ सकता है, अगर इसमें लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था ये तीनों टर्म की जो कि WHO के द्वारा दी गई है। तो डिजीज़ हो सकता है, बिल्कुल डिजीज़ होगा तो हो सकता है इम्पेयरमेंट हो जाए। तो बट इन तीनों में आपका पहले ये आएगा फर्स्ट नंबर, दूसरा डिसेबिलिटी आएगा, तीसरा हैंडीकैप आएगा। क्लियर है? ओके सर। सर डिजीज़ को, इम्पेयरमेंट को, डिसेबिलिटी को, हैंडीकैप को सीक्वेंस में करना है। देखो डिजीज़ पहले आ जाएगा, डिजीज़ हो सकता है, डिजीज़ हो उसके बाद ही इम्पेयरमेंट हो। जैसे कि इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है? किसी की कमी कब होगी? जब कोई बीमार होगा, कुछ हो जाएगा उसको, है ना, तो फिर वो बीमार हो सकता है। बीमार होने के बाद कुछ साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल या किसी प्रकार का जो फंक्शंस है वो ब्रेक हो जाए, वो ना कर पाए, मतलब जो एक्चुअल हमारा फिजिकल या मेंटल कंडीशंस होती है वो अफेक्टेड होंगी, उसके बाद ही हमारा डिसेबिलिटी होगा, उसके बाद ही हमारा हैंडीकैप होगा। तो डिजीज़ में हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर? बोलिए। यस सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्ट की, दैट इज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। (1995)
पूरा नाम नहीं लिखा है मैंने, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड पार्टिसिपेशन, फुल पार्टिसिपेशन। तो ये हो गया पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। ठीक है, इस एक्ट के अंदर जो डिसेबिलिटीज़ थी उनको यहाँ पर इसका मतलब उन्होंने बताया कितने नंबर ऑफ डिसेबिलिटी थी। बताइए। 7 में कौन कौन है, नाम भी लिख लो क्योंकि 7 है तो एग्ज़ाम में आया था एक बार कि 7 में से कौन सी नहीं थी या थी, ऐसा कुछ था तो पता होना चाहिए। पहला हो गया ब्लाइंडनेस, लो विजन, कम दिखाई देना, लेप्रोसी क्योर, लेप्रोसी क्योर का मतलब क्या होता है, दैट इज़ एक काइंड ऑफ डिसेबिलिटी होती है जिसको दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो जिनको लेप्रोसी क्योर है उनके सिम्टम्स होते हैं कि जैसे कि सेंसरी लॉस हो जाना, है ना, जैसे कोई अंग है जहाँ पर किसी प्रकार का टच महसूस नहीं होता, जैसे कि ठंडा गर्म या उसको किसी प्रकार से, उसको बोलेंगे हम सेंसरी लॉस। पेन फील नहीं होगा, या टेम्परेचर गर्म होगा तो वो फील नहीं होगा, ठंडा फील नहीं होगा, टच फील नहीं होगा। उसके अलावा मसल्स वीक हो जाते हैं जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, नर्व डैमेज हो जाती है, मतलब एक स्केल तक, मोटर डेफिसिट बोलते हैं इसको। इसके अलावा डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं जैसे फेसियल, फेस पर, प्लीज़ म्यूट करिए, फुट एंड हैंड डिफॉर्मिटीज़। क्या हो गया, म्यूट करिए। कौन है? ओके तो जैसे कि मोटर डेफिसिट है या मसल्स वीक हो जाती हैं बिकॉज ये जो नर्व्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसकी वजह से आपका फेशियल डिफॉर्मिटीज़ भी आती हैं, फेशियल नर्व्स जो अफेक्टेड होती हैं, या फिर हाथ हैं पैर हैं उनमें भी डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है। ओके तो ये सभी के सभी सिम्टम्स होते हैं लेप्रोसी क्योर के। कौन है, प्लीज़ बंद करिए ना, कौन है? नेक्स्ट कौन सा है? चितवन, मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपको? इसको रिमूव करेंगे तो शायद ये, आपका माइक ओपन है। अब इसमें ब्लॉक ना हो जाए, ऐसा ना हो। ये ब्लॉक होता है कि हमेशा के लिए होगा कि केवल इस क्लास के लिए होगा? नहीं, ब्लॉक पे क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ रिमूव कर देंगे तो रिमूव ही होगा बस। तो रिमूव कहाँ ऑप्शन इसमें आ रहा है? अच्छा रिमूव फ्रॉम द कॉल, अच्छा ये है, ओके वो तो फिर वही आ रहा है ऑप्शन। ओके अच्छा हट गया, ठीक है। ओके ओके, कभी कभी वो स्टूडेंट भूल जाते हैं, वो माइक ऑन हो जाता है। ओके सब चला गया। हम लोग डिसेबिलिटी, पहला हो गया आपका ब्लाइंडनेस, दूसरा लो विजन,
तीसरा लेप्रोसी क्योर्ड। चौथा हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनाई देने में डिफ़िकल्टी होगी। पांचवा होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अच्छा, एग्ज़ाम में आया हुआ था, इसी के अंदर आता है सेरेब्रल पाल्सी। ओके, तो ऐसा नहीं कि बाद में ऐड किया गया, ये पहले से था उसके अंदर। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब क्या होता है? सेरेब्रल का मतलब होता है ब्रेन, पाल्सी का मतलब होता है वीकनेस या ब्रेक डाउन। ओके, तो सेरेब्रल पाल्सी का मतलब हुआ है काइंड ऑफ डिसऑर्डर जिसकी वजह से जो बॉडी के मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाते हैं, जो कोऑर्डिनेशन होता है सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा जो डेवलपिंग ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है। इसको बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। ओके, जन्म के दौरान या जन्म के पहले या जन्म के बाद तो बच्चे के अंदर सेरेब्रल पाल्सी जो डिसऑर्डर डेवलप होगा तो उसकी जो मूवमेंट है, उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो अफेक्टेड हो जाता है और बहुत डिफ़िकल्टी होती है बात करने में या चलने फिरने में, स्पीच डिले हो जाता है, या जो डिफरेंट हाथ होते हैं वो मतलब हाथ बोल सकते हैं काइंड ऑफ वीकनेस रहती है। इस प्लास्टिसिटी, जैसे आप देखेंगे व्यक्ति के जिसको ये सेरेब्रल पाल्सी होगा उसके हाथ थोड़े से टेढ़े रहेंगे या चलेगा तो तिरछा तिरछा थोड़ा चलेगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ की सेरेब्रल पाल्सी की वजह से उसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो उसको डिफ़िकल्टी होती है परफॉर्म करने में, बोलने में, चलने फिरने में। मसल्स वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि स्टिफ हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से बॉडी रहेगी, चलेगा फिरेगा तब भी वो उसी प्रकार से आपको नज़र आएगा कि व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ये जो है मसल्स वीकनेस है। दैट इज़ सेरेब्रल पाल्सी। दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं होता है या डैमेज हो जाता है, इस वजह से ये कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्टी होती है। और क्या है इसके अंदर? 6 नंबर मेंटल रिटार्डेशन और 7th होता है मेंटल इलनेस। मेंटल रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, ऑन एवरेज बिलो होती है। जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे होते हैं सही से नहीं कर पाते हैं, जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, कम रहती है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्लियर? बोल। सर ये लोकोमोटर के अंदर सेरेब्रल आएगा, क्या बोल रहे हैं? तो जो 5th नंबर वाला है लोकोमोटर हाँ। उसके अंदर से हाँ, ये सी के अंदर है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर ही, क्योंकि इसमें सेरेब्रल पाल्सी की क्या होता है जो मैंने बताया कि व्यक्ति को चलने फिरने में डिफ़िकल्टी होती है, बात करने में डिफ़िकल्टी होती है, उसके जो हाथ पैर हैं वो तिरछे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बॉडी के साथ सही नहीं होता है। चलेगा व्यक्ति तो नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी है, कुछ ना कुछ मसल्स प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो तिरछा चल रहा है। हाथ पैर भी तिरछे रहेंगे, उसके स्टिफ हो जाते हैं, चलेगा तब भी वो उसी प्रकार से जैसे हम लोग चलते हैं तो हाथ पैर आगे पीछे कर लेते हैं। बट जो व्यक्ति को सेरेब्रल पाल्सी होगी या उसका सही से ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो बाकी उनमें डिफ़िकल्टी होती है, हाथ पैर चलाने में या वॉक करने में, बात करने में स्टिफनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, हाथ पैर बहुत टाइट हो जाते हैं, तो वो हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर ही आएगा। ओके, लोकोमोटर मतलब क्या होता है कि काइंड ऑफ डिसेबिलिटी जो हमारे बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, ठीक है, मसल्स, इनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आ जाता है, मूवमेंट नहीं होते सही तरीके से, तो वो हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है। जो पॉस्चर है बॉडी के डिफरेंट तरीके से वो सही नहीं होते, एबनॉर्मल हो जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं इंजर हो जाता है जन्म के दौरान, जन्म से पहले या पोस्ट नेटल। दैट इज दीज आर द लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ओके, ओके सर। नेक्स्ट RPWD एक्ट 2016 वाले एक्ट के अंदर जो पहले वाला एक्ट है 1995 का, इसमें कुछ बदलाव किए गए, चेंज किए गए। इसके अंदर जो डिसेबिलिटी की लिस्ट थी उसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 7 to 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी ऐड कर दी। इसके अलावा और भी प्रोविजंस थे जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। रिजर्वेशंस को
बढ़ाया गया। फॉर PWD कितना बढ़ाया? फॉर द गवर्नमेंट जॉब एंड फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एडमिशन कितना किया गया? बोलिए, गवर्नमेंट जॉब में कितना रिजर्वेशंस है? पाँच परसेंट किस में है? जॉब में है या एडमिशन में है? आई थिंक जो एडमिशन में 5% है, जॉब में 4%। हाँ, एजुकेशन मतलब जॉब में गवर्नमेंट एडमिशन एजुकेशन के लिए 5% है और जॉब में 4% है। ठीक है, बाकी और भी प्रोविज़न है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज बाकी यही है कि उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना और जो डिसेबल पर्सन है उनकी डिग्निटी एंड अधिकार के लिए लाइक उनको प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, उसमें उनकी भागीदारी बढ़े, उनको अपॉर्चुनिटी मिले, वो सब कॉमन चीज़ें। सो ये जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसको आपको याद रखना है। क्लियर है? देखिए, बाकी और भी एक्ट हैं, उनको तो डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाएँ क्योंकि एक्ट हैं जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है या डॉरी प्रोविजन एक्ट है, कमीशन ऑफ सती एक्ट है, तो उनका आपको ईयर याद कर लेना है कौन सा कब एक्ट आया। सर बोलिए। सर एक्ट वगैरह जो है वो तो लगभग हर ही यूनिट में है, हाँ, तो कितने यूनिट से ज़्यादा एक्ट्स वगैरह आते हैं? देखो एक्ट का क्या होता है कि एक्ट ऐसे यूनिट से नहीं आते। एक्ट क्या होता है कि वो जैसे 4 उन्होंने एक्ट दे दिए, उनका ईयर दे दिया, अब उसको पेयर करना है। अब वो एक्ट किस यूनिट का है ये पता नहीं होता, मतलब हम बता सकते हैं वैसे, बट क्वेश्चन में एग्जाम में जो आएगा तो ऐसा कोई यूनिट वाइज नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल 4 एक्ट दे दिए, ओके, तो जैसे एलिजबेथन पुअर लॉ 1601 दे दिया, वो मान लो यूनिट 1 से है। अब यूनिट 7 से मान लो कोई नया भी एक्ट बना है, पॉलिसी बनी है, तो उसके बेस पे उन्होंने कोई एक्ट दे दिया, 4 एक्ट दे दिए ABCD करके, दैट इज़ नॉट यूनिट स्पेसिफिक। कोई भी एक्ट कहीं भी रह सकता है। जैसे यूनिट 10 में है तो अलग एक्ट हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो वो एक लिस्ट दे देते हैं, लिस्ट को बेसिस पे आपको मतलब पेयर करना होता है, तो दैट इज़ नॉट वेरी यूनिट स्पेसिफिक। ठीक है, अब चूँकि इतने सारे एक्ट हैं तो उनका पूरा डिटेल में पढ़ना नहीं है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आता है वो मैंने, जैसे ये वाला एक्ट था मैंने बता दिया। अभी आगे एक और एक्ट है POSH एक्ट, उसको डिस्कस कर लेंगे। और बाकी के जितने एक्ट हैं उनका मैंने कंपाइलेशन दिया है, तो कंपाइलेशन आप रिवाइज करिए, उसका जो ईयर है उसको याद करिए जितना हो सके, सो दैट कि एग्ज़ाम में अगर आप वहाँ कुछ तो याद करके जा पाएंगे, जितना भी याद रहेगा उसमें से आंसर लगा सकते हैं। ओके, तो जो जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो मैं डिस्कस करता जाऊँगा। जो डिटेल में नहीं डिस्कस करना होता उसका ईयर याद कर लेना, और बेसिक क्या एक्ट है, इसके बारे में क्या होगा, वो उसके नाम से पता चल जाता है। ठीक है, जैसे कमीशन ऑफ सती एक्ट है, तो कमीशन ऑफ सती एक्ट 1887 में 1987 में आया। तो ये पता है कि इस एक्ट के अंदर जो पर्पज़ होगा ये होगा सती को अबोलिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, ताकि जो सती प्रैक्टिस है उसको ग्लोरीफाई किया जाता था, उसको हम कैसे ख़त्म कर पाएँ, उसको कैसे क्रिमिनलाइज कर पाएँ, तो ये इसको बनाया गया था ताकि लोगों को पनिशमेंट दिया जा सके जो लोग प्रमोट करते हैं सती को। ऐसे बस इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एक्ट का मतलब क्या है और कि कब इसको लाया गया। ओके, नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ वायलेंस। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कितने प्रकार के वायलेंस होते हैं? फिजिकल वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। फिजिकल वायलेंस का मतलब क्या होता है? किसी प्रकार का फिजिकल हार्म करना, हार्म पहुंचाना टू द वीमेन, जैसे हिट करना, स्लैप करना, थप्पड़ मारना या किक करना, ये सभी आपके फिजिकल वायलेंस में आते हैं। बर्न करना, जलाना, या कोई चीज़ फेंक देना जो कि जैसे कोई हॉट लिक्विड है या सिगरेट है या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हार्म पहुंचा जा सकता है फिजिकली, वो आता है फिजिकल वायलेंस के अंदर। ठीक है,
और बाकी कोई वीपन्स है उनका यूज़ करना, जैसे चाकू है, नाइफ है, गन है, कुछ भी है, दैट इज़ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं फिजिकली, तो सभी के सभी फिजिकल वायलेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, जलाना या कुछ भी, ये सभी फिजिकल वायलेंस में आएंगे। दूसरा होता है इमोशनल वायलेंस, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वायलेंस। कोई भी ऐसा एक्ट दैट इज़ कॉजिंग सम काइंड ऑफ इमोशनल हार्म, इमोशनल हार्म पहुंचा रहा है किसी भी महिला को, वो आएगा इमोशनल वायलेंस के अंदर। जैसे कि वर्बल एब्यूज़, गाली देना, इंसल्ट करना, ओके, थ्रेटन करना, ऐसे कोई वर्ड्स यूज़ करना, तो ये वर्बल एब्यूज़ में आता है। तो वर्बल एब्यूज़ भी इमोशनल एब्यूज़ के अंदर आता है। दूसरा होता है कि चिल्लाना, एग्रेसिव बिहेवियर दर्शाना, वर्बल जिसको आउटबर्स्ट बोलते हैं, वो भी आपका इसी में आएगा। ह्यूमिलिएट करना किसी पब्लिक प्लेस पर या फैमिली मेम्बर के सामने, ये सभी इमोशनल एब्यूज़ के अंदर आएगा। आइसोलेट करना, ये भी इमोशनल एब्यूज़ के अंदर आएगा। कंट्रोलिंग बिहेवियर, किसी भी महिला को रेस्ट्रिक्ट करना, किसी प्रकार के मूवमेंट से, एक्टिविटी या कुछ भी काम करना, उसको रोकना, तो ये इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल एब्यूज़ के अंदर आता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल वायलेंस। सेक्सुअल वायलेंस का मतलब होता है किसी प्रकार का सेक्सुअल एक्टिविटी दैट इज विदाउट कंसेंट टू द वीमन, बिना पूछे, बिना कंसेंट के, बिना इन्फॉर्म किए एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी कहलाएगी सेक्सुअल वायलेंस। रेप या सेक्सुअल असॉल्ट, कोई भी अनवांटेड सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना, ओके, टच करना, ये सभी आते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर, ये सेक्सुअल वायलेंस में आएगा। या फोर्स करना, सेक्सुअल कोर्सन जिसको बोलते हैं, प्रेशराइज करना, ज़बरदस्ती करना, थ्रेटन करना, मैनिपुलेट करना, दैट इज आल्सो कम अंडर द सेक्सुअल ऑफेंस। मैरिटल रेप, दैट इज आल्सो एज अ सेक्सुअल, ओके। तो ये सेक्सुअल ऑफेंस हो गए। नेक्स्ट सेक्सुअल वायलेंस। एक और होता है दैट इज इकोनॉमिक या फाइनेंशियल वायलेंस। ये सभी की सभी कैटेगरी वायलेंस की है। इकोनॉमिक वायलेंस में आ जाएगा कि फाइनेंशियल सपोर्ट ना करना या विड्रॉ कर लेना फाइनेंशियल सपोर्ट, कि जो पैसे की जितनी ज़रूरत है उतना ना देना, मतलब जो भी ज़रूरत है बच्चों को या महिला को, उसको एडुकेट फाइनेंशियल सपोर्ट ना देना, दैट इज़ आल्सो एज द फाइनेंशियल और इकोनॉमिक वायलेंस। जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसको रोक देना, कंट्रोल करना, लिमिट कर देना, दैट इज़ कम अंडर द इकोनॉमिक वायलेंस। जैसे कि नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए रोकना, दैट इज़ आल्सो इकोनॉमिक वायलेंस। डॉरी डिमांड करना, ये भी आपका आता है इकोनॉमिक वायलेंस के अंदर। या जैसे प्रॉपर्टी है या पैसे हैं, वो लेना, छीनना या उसको चुराना या किसी प्रकार से फोर्स करना, तो ये जैसे ज्वेलरी वगैरह है या पैसे हैं वो ले लेना बिना कंसेंट के या ज़बरदस्ती, तो भी आपका इकोनॉमिक वायलेंस के अंदर आएगा। ठीक है। या फोर्स करना काम करने के लिए, तो वो भी आपका काइंड ऑफ वीमन लेबर एक्सप्लॉयटेशन में आ जाता है, जस्ट टू गेट मनी। तो ये सभी के सभी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वायलेंस के अंदर आएंगे। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट जो एक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, POSH एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ वीमन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। ओके। भारत सरकार के द्वारा इस एक्ट को लाया गया था ताकि
जो वर्क प्लेस है जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं वहाँ पर किसी प्रकार का भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो ऐसे केसेस उनको जो है एड्रेस किया जाए, उसके लिए POSH एक्ट को लाया गया ताकि बेहतर एक सेफ और बहुत ही कंडीसिव इन्वायरमेंट मिले काम करने के लिए महिलाओं को, एंड दैट आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और हरासमेंट। इसमें इस एक्ट के अंदर अंडर सेक्शन 2N मेंशन किया गया है अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन बोल सकते हैं, या इसके बारे में बताया गया कि क्या सेक्सुअल हरासमेंट है। पहला होगा फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल कॉन्टेक्ट मतलब ये हुआ कि किसी प्रकार का भी अनवेलकम फिजिकल बोल सकते हैं गेस्चर शो करना या कॉन्टेक्ट बनाना, दैट इज़ अ फिजिकल हरासमेंट। दूसरा है डिमांड करना, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर द सेक्सुअल फेवर। ओके, जैसे कोई भी कलीग है या कोई बॉस है, उनके माध्यम से कंडीशन रखी जाती है, दैट इज वेली वर्क रिलेटेड बेनिफिट देने के लिए या प्रमोशन देने के लिए या सैलरी बढ़ाने के लिए, ये सभी के लिए अगर किसी प्रकार से डिमांड की जाएगा, सेक्सुअल फेवर रिक्वेस्ट की जाएगी, तो वो आएगा आपका सेक्सुअल हरासमेंट के केस में। तीसरा है मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क। हैंग कर रहा है ये। कलर्ड रिमार्क का मतलब यहाँ पर कोई जैसे डेरोगेटरी भाषा यूज़ करना, ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करना, दैट इज़ वेरी सेक्सुअल नेचर। ऐसे कोई कमेंट पास करना, कोई स्टेटमेंट देना जो कि सेक्सुअली नेचर का है, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट केस में आता है। पोर्नोग्राफी, फोनोग्राफी के लिए डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना या दिखाना, डिस्प्ले करना, फोर्स करना किसी को, या पोर्नोग्राफ मटेरियल को किसी फॉर्म में हो सकता है, वो फोटो में, वीडियो में, किसी फॉर्म में उसको दिखाना, दर्शाना या रिक्वेस्ट करना, वो भी हर सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। और कोई भी अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट, किसी प्रकार का भी व्यवहार जो कि सही नहीं है, अनवेलकम्ड है, चाहे फिजिकल हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, दैट इज़ आल्सो एज अ सेक्सुअल हरासमेंट। ओके, तो ये जो डिफरेंट है यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, इसके माध्यम से ये जो कैटेगरी है दैट हाईलाइट द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो डिफरेंट कैटेगरी में किसी प्रकार का भी ऐसा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिहेवियर किसी के द्वारा दर्शाया जाता है तो कंप्लेन किया जा सकता है महिला के द्वारा। वहाँ पर जो ICC कमेटी होती है, ICC कमेटी का मतलब हुआ दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ओके, ऐसी संस्था जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय अगर 10 हैं, 10 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर एक ICC कमेटी का गठन किया जाएगा। ये इस एक्ट के अंदर प्रोविज़न है। तो जितनी भी कंपनियाँ हैं जो जहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर 10 लोग से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उनको एक ICC कमेटी बनानी है, और जिसके माध्यम से किसी प्रकार का भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस होगा, कंप्लेन होगी महिला के द्वारा, वहाँ पर उसको दिया जाएगा, एंड दैट कैन बी एड्रेस बाय द ICC कमेटी। उसके जो जानकारी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना या उसकी इंक्वायरी करना, दैट इज़ अ वर्क ऑफ ICC कमेटी। क्लियर? इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, उसके माध्यम से वर्क प्लेस पर इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बताना, जागरूक करना, ये भी इसी के अंदर आता है कि जो एम्प्लॉयर है, जो जिसकी कंपनी है, उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं इसके, और जो साथ ही साथ इसके बारे में, एक्ट के बारे में और सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में लोगों को बताना, जागरूक करना, क्या होता है क्या नहीं होता है, सो दैट कि वो अवेयर रहें और किसी प्रकार का ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें। सो दीज आर द सम काइंड ऑफ दीज आर द कंप्लेन मैकेनिज्म ICC कमेटी जो होती है। और बाकी जो ड्यूटीज़ है एम्प्लॉयर की वो भी होती है कि अवेयरनेस कैंपेन चलाना, एक बेहतर सेफ और वेरी कंडीसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना, ताकि वहाँ पर सभी लोग, पुरुष महिलाएं काम कर पाएँ। तो ये कुछ प्रोविजंस थे इस एक्ट के, POSH एक्ट 2013। क्लियर? ठीक है, तो क्लास हम लोग अभी एंड करते हैं यहाँ पर, और आप लोग डिनर कर लीजिए। हम भी 1 घंटे बाद हम लोग क्लास दोबारा ज्वाइन करेंगे।